बेसिकली आज से हम लोग आपके जो सिलेबस में दे रखा है CPTM के सिलेबस में, वहाँ पे आपको एक यूनिट है दैट इज द प्लांट और एनिमल बायोटेक्नोलॉजी के नाम से, जिसमें कि कंबाइंड आपको दिया हुआ है दोनों चीज़ों को पढ़ने के लिए, प्लांट का भी और एनिमल का भी। जिसमें ओवरऑल जो सिलेबस अगर आप लोगों ने देखा होगा, नोटिस किया होगा, तो उसमें आपको पूरा प्लांट और एनिमल के टिश्यू कल्चर्स के बारे में, उनकी सेल्स की प्रॉपर्टी के बारे में, उनके उनके मेटाबॉलिज्म के बारे में, उनके मेटाबोलाइट्स के बारे में, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। सो आज चूंकि हमारा एनिमल और प्लांट बायोटेक्नोलॉजी का पहला क्लास है, तो इसमें हम लोग पूरा प्लांट और एनिमल का जो पूरा एक सरफेस कॉन्सेप्ट है टिश्यू कल्चर को लेकर के, उसके बारे में क्या करेंगे, हम लोग स्टडी करेंगे। कोशिश यही रहेगी कि आपको सारी टर्म्स और चीज़ों को लेकर समझाते हुए चले। अगर किसी को भी कहीं डाउट रहेगा कि हाँ सर ये नया टर्म समझ में नहीं आया, तो आप लोगों में से जिसको डाउट है वो वहाँ पे पूछ सकता है। ओके। ओके, सो टॉपिक है हमारा प्लांट टिश्यू कल्चर। और प्लांट टिश्यू कल्चर को जानने से पहले पहले हम लोग कुछ बेसिक जो टर्म्स और टर्मिनोलॉजी यूज होंगे इसमें देखा जाएगा। कभी कभी आपसे प्लांट टिश्यू कल्चर के फादर के बारे में ही पूछा जाता है, तो ये हैं हेबरलैंड, जिन्होंने प्लांट टिश्यू कल्चर के जो कॉन्सेप्ट है उसको स्टैब्लिश किया, बताया कि प्लांट को ऐसे आर्टिफिशियली कंडीशन में भी ग्रो कराया जा सकता है, बजाय कि नेचुरली, जैसा कि हम लोग सीड से जर्मिनेट कराते हैं। तो उन्होंने इस चीज़ को बताने का कोशिश किया था और वो पूरा कॉन्सेप्ट भी दिया। दैट इज वाई आप इनको फादर ऑफ टिश्यू कल्चर के नाम से भी जानते हैं, प्लांट टिश्यू कल्चर के नाम से जानते हैं इनको। टिश्यू कल्चर का लिटरली जो मीन है बेसिकली वही है जो कि आप लोग यूजी और पीजी में पढ़ करके आए हैं, कि कोई भी प्लांट का जो आपका पार्ट है उसको आप क्या कीजिए, इन विट्रो कंडीशंस में, लेबोरेटरी कंडीशंस में, सिंथेटिक मीडिया में क्या करें, आप ग्रो कराएं। और ग्रो करा करके उसको आप अच्छे तरीके से क्या करते हैं, स्टडी कर पाएँ, या उसके जो भी प्रोडक्ट हैं उनको आप एनालिसिस कर सकें। राइट। सो सवाल यहाँ पर सबसे पहले यही आता है कि प्लांट टिश्यू कल्चर की जरूरत ही क्यों पड़ रही है, अगर हमारा नेचुरल कंडीशन से प्लांट एकदम अच्छे तरीके से फ्लरिश कर रहा है, ग्रो कर रहा है, सारी चीज़ें टाइमली हो रही हैं, तो फिर इसका फ़ायदा क्या है, एडवांटेज क्या है। तो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा मेरे ख्याल से, प्लांट टिश्यू कल्चर के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। जैसे मोटा मोटी अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो आपको पता चलता है कि हाँ प्लांट टिश्यू कल्चर की हेल्प से आप डिजायरेबल प्लांट को डिजायरेबल टाइम पे क्या कर सकते हैं, ग्रो करा सकते हैं। जबकि अगर हम नेचुरल कंडीशन में देखेंगे तो हमारा सीजन होता है हर किसी भी प्लांट के लिए, हर किसी क्रॉप के लिए। जैसे सपोज अभी विंटर का सीजन आने वाला है, तो इस टाइम पे हम लोग गेहूं, सरसों, मटर, तीसी, तिल, ये सब बो सकते हैं। अगर इस टाइम पे हम ठंडी में चाहें कि हम धान को पैदा करें, तो शायद पॉसिबल नहीं है। क्लाइमेटिक कंडीशन इस बात की परमिशन नहीं देगा कि धान उसको में आप उगा पाएँ। सो ये हमारा कुछ नेचुरल कंडीशंस में क्रॉप को उगाने के लिए क्या है, कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं। और इन रेस्ट्रिक्शंस की वजह से हमारे पास क्या होता है, ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है कि हम हर टाइम पे हर टाइप के क्रॉप को कल्टीवेट करा सकें। तो इस चीज़ का बेनिफिट है प्लांट टिश्यू कल्चर में कि आप किसी भी टाइम पे किसी भी टाइप का आपका जो क्रॉप है, आप उसको ग्रो करा सकते हैं लेबोरेटरी कंडीशंस में, और आप उसकी स्टडी कर सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या चीज़ें हो रही हैं, कैसे नहीं हो रही हैं। दूसरा कुछ फ़ायदा आपको ये भी नज़र आएगा, पढ़ा होगा आप लोगों ने, कि जैसे नॉर्मल कंडीशन में जो भी कोई प्लांट होता है उस पे एटमॉस्फेरिक जो कंडीशंस होते हैं, बायोटिक या नाबायोटिक, दोनों का बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। जैसे अगर आप लोगों ने देखा होगा कि ठंडी के टाइम पे जो भी आलू, मटर, इन सब की खेती होती है, उस पे कोहरे का बहुत ज़्यादा असर पड़ जाता है, ठंड बहुत तेज़ लग जाती है, पत्तियाँ काली और टेढ़ी हो जाती हैं। या फिर बहुत सारे ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो कि नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं, और प्लांट में बहुत सारे डिजीज़ कॉज कर देते हैं। जैसे अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो पढ़ा होगा, क्रूसीफर का पढ़ा होगा, राइट। ये बहुत सारे डिजीजेज हैं जो कि प्लांट में क्या होते हैं। तो नेचुरली जो प्लांट आपका ग्रो कर रहा होता है, उस प्लांट में चांसेस हो जाते हैं कि बेसिकली उनके सर्वाइवल करने की रेट कम होती है। साथ साथ में उनको टाइम आपको चाहिए होता है कि हाँ उसी टाइम फेज में क्या कर पाएंगे, ग्रो कर पाएंगे। इसके साथ साथ में इनमें डिजीज होने का क्या होता है, पॉसिबिलिटी ज़्यादा बन जाती है, मतलब ये डिजीज इसमें हो सकता है ये बन जाए। प्लांट टिश्यू कल्चर के थ्रू अगर आप प्लांट को ग्रो कराते हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, आपकी एक तरीके से फ्री हो जाती है। मतलब कि आप जो प्लांट ग्रो कराएंगे वो डिजीज़ फ्री रहेगा, आपको टाइम बाउंड होने की ज़रूरत नहीं होती है, आप किसी भी टाइम पे कोई सा भी प्लांट ग्रो करा सकते हैं। साथ साथ वहाँ पर आपको ये भी फ़ायदा मिलता है कि वो कोई आपको डिजीज़ से अटैक नहीं होगा, और इसके साथ साथ में आप टाइम बाउंडेशंस का भी चीज़ें जो होती हैं वो ख़त्म कर सकते हैं। तो ये कुछ उसके बेनिफिट होते हैं जिनको कि हम लोग बाद में भी देखेंगे। प्लांट टिश्यू कल्चर को पढ़ने से पहले और इसके कॉन्सेप्ट पे आने से पहले हम लोग देखेंगे प्लांट सेल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ को लेकर के, कि प्लांट जो सेल्स है वो किस तरीके की प्रॉपर्टी शो करता है, और उसकी उस प्रॉपर्टी का उसके सेल्स में या उसके बॉडी के में क्या एडवांटेज है, राइट। तो यहाँ पर कुछ आपको कॉन्सेप्ट दिए जा रहे हैं। जैसे नंबर पहला है टूटीपोटेंसी। ये एक कॉन्सेप्ट है स्टेम सेल्स को लेकर के,
जिसमें आपको बताया जाता है कि एक ऐसी एबिलिटी किसी सेल का या किसी सिंगल सेल का, और वो सिंगल सेल कौन सा होगा, दैट इज द स्टेम सेल्स होगा, राइट। सो टूटी पोटेंसी को पढ़ने से पहले आप स्टेम सेल्स के बारे में जान लीजिए। स्टेम सेल का जो कॉन्सेप्ट है ये पहले भी आपको पढ़ा चुका हूँ। और ये जो सेल्स होती हैं ये बेसिकली कैसी सेल्स होती हैं, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होती हैं। कैसी सेल्स होती हैं, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। अब यहाँ पे अनडिफरेंशिएटेड का मतलब क्या है, मतलब ये होता है कि ये अनस्पेसिफिक सेल्स होती हैं, इनमें कोई स्पेशलाइज्ड नहीं होता, प्रॉपर्टीज नहीं होती हैं। इन सेल्स का डिवीजन हो करके कोई भी स्पेशल टाइप की सेल्स क्या होती है, बन सकती है। तो जो सेल्स, सपोज मान लीजिए यहाँ पे आपकी सेल्स बनी, यहाँ पे सेल्स बनी, यहाँ पे सेल्स बनी, ये मान लीजिए आपकी क्या हो गई, दैट इज आरबीसी सेल्स हो गई। ये आपकी मान लीजिए इंटेस्टाइन की सेल्स हो गई, ये आपका मान लीजिए लंग्स का सेल होगा। सारे सेल्स, सारे ऑर्गन से पाए जाने वाले जो सेल्स हैं उनकी प्रॉपर्टी अपनी अलग अलग है। और ये अब क्या कहलाएंगे, दैट इज द स्पेसिफाइड सेल्स कहलाती हैं, दैट इज द डिफरेंशिएटेड सेल्स कहलाती हैं। तो स्टेम सेल्स बेसिकली कैसी होती है, दैट इज द अनडिफरेंशिएटेड या अनस्पेसिफाइड। दैट मीन्स यहाँ पे इनके पास कोई भी यूनिक फीचर नहीं है, कोई एबिलिटी नहीं है, ये ऐसे कॉमन सेल्स हैं, राइट। और जब इनका डिफरेंशिएशन होगा, दैट मीन्स जब ये मेच्योर होंगी, तो मेच्योर होकर के स्पेसिफाइड करती हैं अलग अलग काइंड के सेल्स को। और वो जो स्पेसिफिक सेल्स होगी वो पर्टिकुलरली एक काइंड का क्या करेगा, फंक्शन को परफॉर्म करेगा। ऐसे सेल्स को आप बोलते हैं दैट इज द स्पेसिफाइड सेल्स और डिफरेंशिएटेड सेल्स, जबकि इसको आप क्या बोलते हैं, दैट इज द अनडिफरेंशिएटेड सेल्स या अनस्पेसिफाइड सेल्स। सो स्टेम सेल्स के पास दो एबिलिटी होती है। नंबर पहला, एक तो प्रोसेस होता है दैट इज द डिफरेंशिएशन, कि ये डिफरेंशिएशन कर सकता है, मतलब कि अलग अलग टाइप के सेल्स में क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। और दूसरा होता है सेल्फ रेप्लिकेशन, राइट, या डिवीजन। ये दो प्रॉपर्टी होती है, डिफरेंशिएशन और डिवीजन। तो डिवीजन से क्या होता है कि इनकी अपनी खुद की पॉपुलेशन मेंटेन रहती है, मतलब इनका जो संख्या अपना खुद का क्या होगा, मेंटेन रहेगा। और डिफरेंशिएशन से क्या होगा कि स्पेसिफिक काइंड के जो सेल्स होंगे उनका क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। सो दिस इज द concept of a stem cells. Stem cells are literally what, that is, they are the undifferentiated cells, unspecified cells, and have ability to go in process of differentiations. And after the differentiations, cells will occupy, will attain a specific kind of a properties and perform a unique functions. Like as RBC cells have carry to oxygen, intestine cells have absorbed the food materials, lung cells have property to absorb the oxygen and CO2 molecules through the respiration process. So इस तरीके की जो प्रोसेस है उसको आप बोलते हैं दैट इज द डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन से बनने वाले जो सेल्स होंगे, प्रोसेस से बनने वाले जो सेल्स होंगे उसको बोलेंगे डिफरेंशिएटेड सेल्स। सो डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएटेड सेल्स, स्टेम सेल्स और अनडिफरेंशिएशन, ये सारे जो टर्म्स हैं आपको अच्छे से समझ में आ जाने चाहिए। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है टूटी पोटेंसी एक प्रॉपर्टी है, एक एबिलिटी है सेल की। कौन से सेल्स की, स्टेम सेल्स की। यहाँ पे लिख रखा है एबिलिटी ऑफ अ सिंगल सेल्स टू डिवाइड एंड प्रोड्यूस ऑल ऑफ द डिफरेंशिएटेड सेल्स इन एन ऑर्गेनिज्म। किसी एक ऑर्गेनिज्म में जितने भी डिफरेंट काइंड के टिश्यूज या सेल्स पाए जा रहे हैं जो कि अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, उन सारे सेल्स को उसी एक सिंगल सेल से क्या किया जा सके, प्रोड्यूस किया जा सके और बनाया, डिफ्रेंशिएट किया जा सके, ऐसी एबिलिटी को आप टूटी पोटेंसी सेल्स के नाम से जानते हैं, या उस एबिलिटी को आप टूटी पोटेंसी बोलते हैं। सो टूटी पोटेंसी इज व्हाट, दैट इज एबिलिटी टू डेवलप होल ऑर्गेनिज्म काइंड ऑफ अ सेल्स फ्रॉम अ सिंगल सेल। ऐसी एक एबिलिटी जिससे कि पूरे ऑर्गेनिज्म के सारे काइंड के सेल्स का बनना शुरू बन जाए, किससे, एक सिंगल सेल से, तो उसको आप टूटी पोटेंसी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है दैट इज, अब एग्जांपल के तौर पे कौन कौन से सेल्स हैं, दैट इज द जर्म सेल्स, स्पोर्स एंड जाइकोट। ये ऐसे हैं जिनसे कि आपका पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म का क्या होता है, फॉर्मेशन हो सकता है डिफरेंशिएशन शो करके। नेक्स्ट है प्लूरीपोटेंसी। अब प्लूरीपोटेंसी और टूटीपोटेंसी में डिफरेंस बहुत बारी पूछा जाता है। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि स्टेम सेल्स दैट हैज द पोटेंशियल टू डिफरेंशिएट इनटू एनी ऑफ द थ्री जर्म लेयर। थ्री जर्म लेयर का मतलब क्या हो गया, जैसे कि आपने देखा है कि जो जर्म सेल्स होती है उनमें तीन लेयर पाई जाती है, एक्टोडर्म, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। अगर आप लोगों ने डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़ी हुई होगी तो आपको पता चला होगा,
और आपने देखा होगा कि बेसिकली जो आपकी जर्म सेल्स जो होती है इनमें 3 लेयर पाई जाती है, और इन तीनों लेयर से अलग-अलग ऑर्गन्स का क्या होता है, डिफरेंशिएशंस होता है। जैसे आपने पढ़ा है कि ब्रेन का किससे होगा, आइज़ का किससे होगा, लिवर का किससे होगा, हार्ट का किससे होगा। तो ये अलग-अलग आपके क्या होते हैं, जर्म लेयर होती हैं, और इन्हीं जर्म लेयर से अलग-अलग काइंड के सेल्स का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो ये लाइन आपको क्या बताती है? प्लूरिपोटेंसी बेसिकली एक ऐसी एबिलिटी है किसी सेल्स का या स्टेम सेल्स का, जिसके थ्रू आप किसी एक स्पेसिफिक ऑर्गन के सारे सेल्स को बना सकते हैं, न कि पूरे आपके ऑर्गेनिज्म का। तो यहाँ पे दिया गया है कि एनी ऑफ द 3 जर्म लेयर, अगर आप में से ये तीनों जो जर्म लेयर हैं, इनमें से किसी एक जर्म लेयर के थ्रू बनने वाले जितने भी आपके सेल्स होंगे, उनको बनाने की इसके पास क्या होगी, एबिलिटी होगी। तो मान लीजिए अगर इससे आपका क्या बनता है, दैट इज़ द किडनी बनता है। तो आप कह सकते हैं कि एक ऐसा स्टेम सेल्स जो कि किडनी के सारे सेल्स को बनाने की एबिलिटी रखती हो, या डिफरेंशिएट होकर के कोई किसी स्पेसिफिक ऑर्गन बना दे या स्पेसिफिक कोई पार्ट बना दे, तो ऐसे प्रॉपर्टी को आप प्लूरिपोटेंसी बोलेंगे। जबकि टूटीपोटेंसी क्या होगा, कि वो डिफरेंशिएट होकर के उस ऑर्गेनिज्म के सारे पॉसिबल काइंड के जो सेल्स हैं उनको बना सकता है, तो उनको आप क्या बोलेंगे, प्लूरिपोटेंसी टूटीपोटेंसी बोलेंगे। ये दोनों जो टर्म हैं इनको अच्छे से आप समझ लीजिए, और अगर किसी को भी कुछ दिक्कत हो रही तो पूछ लीजिए, क्योंकि इनसे आपके एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाते हैं, प्लूरिपोटेंसी से भी और टोटीपोटेंसी से भी। तो जल्दी से देखिए और उसको अपने हिसाब से समझ करके फिर हमको बताइए तुरंत। क्या हो जाएगा टोटीपोटेंसी में? नहीं, ऐसे तो नहीं कह सकते, बट हाँ ये कह सकते हैं कि जितने भी टोटीपोटेंट सेल्स हैं वो सब के सब प्लूरिपोटेंसी शो हो सकते हैं, मतलब शो कर सकते हैं, या आप बोल सकते हैं कि जितने भी टोटीपोटेंसी वाले सेल्स होते हैं वो सब के सब प्लूरिपोटेंट हो सकते हैं, लेकिन सारे प्लूरिपोटेंट जो प्लूरिपोटेंसी है वो टोटीपोटेंसी नहीं हो सकती। हाँ, बिल्कुल। हम्म। मतलब इसको सिंपल भाषा में सारी चीजें सेम होती हैं, बस ये नहीं होता है कि ये, मतलब कि जैसे अब आपने सुना है प्रोजेनेटर सेल्स के बारे में सुना है या स्टेम सेल्स के बारे में सुना है। तो स्टेम सेल्स एक्चुअली डिफाइन ही की गई है एक ऐसी सेल जिसमें कि सारी चीज़ें डिफरेंशिएट नहीं होती हैं। सब कुछ आपका कैसा होता है, नेसेंट टाइप का। नेसेंट मतलब नवजात, यहाँ पे कोई भी चीज़ आपका स्पेसिफाइड नहीं की गई है। और स्पेसिफिकेशन जो किया जाता है किसकी वजह से, जैसे इसको अगर आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लेवल पे समझेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप सभी लोगों से यहाँ पे सवाल करूँ कि मान लीजिए आपके पास यहाँ पे 3 सेल्स हैं, फिर से वही लिख देते हैं, आरबीसी सेल्स हैं, इसके बाद इंटेस्टाइन सेल्स हैं, और इसके बाद लंग्स सेल्स हैं, राइट। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन तीनों सेल्स में क्या चीज़ डिफरेंट है जो कि इन तीनों को अलग बनाती है, क्योंकि सबके पास अपना वही आपका जीनोम है, सबके पास वही माइटोकॉन्ड्रिया है, सबके पास वही अपना मतलब सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे भी आपका 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम होगा, यहाँ पे भी 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम होगा, यहाँ पे भी होगा। तो वो क्या चीज़ है जो कि एक ही इंडिविजुअल्स के बॉडी में पाए जाने वाले अलग अलग बॉडी ऑर्गन्स में अलग अलग जो टिश्यूज या सेल्स हैं उन सबकी अपनी अपनी क्या है, प्रॉपर्टी है क्या वो चीज़, क्या है वो डिफरेंट। तो क्या बताएंगे आप लोग? वेरी गुड, वेरी गुड। और कोई? नहीं, फंक्शंस तो हमने ये जाना कि अलग अलग होता, दैट इज़ वाई हमने ये बोला कि हाँ हमारी ये लिवर की सेल्स है, ये हमारी और इंटेस्टाइन की सेल्स है, ये हमारी लंग्स की सेल्स है। सवाल मेरा ऋतु ये है कि जब सारी चीज़ों में सारे सेल्स में सारे सेल्स एक ही स्टेम सेल्स से डिराइव हुए हैं, और सारे सेल्स में सब कुछ कॉमन है, वही 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे भी है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, दुनिया भर के।
वेरी गुड। चलिए, यही मैं समझाना चाह रहा था आप लोगों को, तो आप लोग आंसर खुद ही दे पाएँगे कि अब स्टेम सेल्स में सर ऐसा क्या है? यहाँ पर आपको बताया जाता है कि जो भी डिफरेंशिएटेड सेल्स होती हैं, उनमें ये फिक्स्ड है कि पूरे होल जीनोम का कौन-कौन सा पार्ट या कौन-कौन सा जीन क्या होगा, एक्टिव होगा, क्योंकि उन्हीं जीन के एक्टिव होने से स्पेसिफिक क्या हुई, आपकी प्रोटीन्स बनी और वही स्पेसिफिक प्रोटीन का फंक्शन जो है ये सेल्स क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है। लाइक है, अगर हम अपने हार्ट सेल्स की बात करें तो वो मायोजेनिक नेचर का है, उसका सिर्फ एक ही काम है, हमेशा पंप करते रहना। तो जो प्रोटीन्स पंपिंग करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उस वाले पूरे हार्ट सेल्स के जो भी आपके सेल्स होंगे, उसमें डीएनए का सिर्फ वो वाला फ्रेगमेंट या वो वाला जीन का पार्ट एक्सप्रेस आउट होगा, जो कि उसके पंपिंग करने के लिए या उसमें कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशंस कराने के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। बाकी सारी जीन्स को एक्टिव होने की ज़रूरत नहीं है। तो दैट मीन्स व्हाट, कि जीन का एक्सप्रेशन होना मीन्स प्रोटीन का बनना ही उनको क्या बनाता है, डिफरेंशिएटेड बनाता है, और वैसा होना ही उनको एक दूसरे से अलग बनाता है। तो जो स्टेम सेल्स होती हैं उनमें किसी भी जीन का एक्सप्रेशन नहीं होता है। आप उसको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी अगर आप समझेंगे तो ये बता सकते हैं कि वो अनकॉमन क्यों है या अनस्पेसिफाइड क्यों है, क्योंकि वहाँ पे कोई भी जीन का एक्सप्रेशन नहीं होता। दैट इज़ वाई वो कोई स्पेसिफिक काइंड के सेल्स में नहीं आती हैं। जब वो डिफरेंशिएट होती हैं तो उनमें होता यही है कि अलग-अलग सेल्स में, अलग-अलग ऑर्गन में पाए जाने वाले जो सेल्स होते हैं, वो अलग-अलग जो जीन का पार्ट है या एमआरएनए जो बन रहा है, वो क्या होगा, आपका एक्सप्रेशंस होगा, जिसकी अलग-अलग प्रोटीन्स बनेंगी और जिससे कि वो आरबीसी बन जाएगी, जिससे कि आपका वो लंग्स का सेल्स बन जाएगा, जिससे कि वो आपकी इंटेस्टाइन बन जाएगी। तो सब कुछ जो नहीं, 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 टूटी टूटी पोटेंस किसमें? नहीं, ये जो टूटी पोटेंटी सेल्स है ये आपकी है, दैट इज़ द अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, मतलब स्टेम सेल्स है। इसमें कोई भी चीज़ एक्सप्रेस नहीं हुआ है। जब ये डिफरेंशिएट होगा तब इसमें एक्सप्रेशंस होगा। जो जो प्रॉपर्टी बिल्कुल, बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल चलेगा। जब जब भी डिफरेंशिएशन अगर होना है, तो सब कुछ आपका एक रेगुलेटरी मैनर में होगा। कोई सिग्नल मिलेगा कि भैया अभी आपको ये वाली सेल्स बनानी है, तब जाकर के स्टेम सेल्स क्या करेगा, ये काम करेगा। विदाउट सिग्नल के बिन आपकी बॉडी से मिलेगा। स्टेम सेल्स का लोकेशन अगर मैं पूछूँ कि कहाँ होता है, तो क्या बताएँगे आप लोग? अच्छा, और क्या स्टेम सेल्स आपकी लाइफ के किसी भी स्टेज पे पाना पॉसिबल है, या सिर्फ आप किसी पर्टिकुलर फेज पे पा सकते हैं? स्टेम सेल्स को अगर आप देखेंगे तो जैसे इनको दो फेज में डिवाइड किया जाता है। स्टेम सेल्स के जब आप पढ़ते हैं कि कौन कौन से स्टेज पर होता है, ये पूरा का पूरा डेवलपमेंटल बायोलॉजी का ही टॉपिक आप लोगों ने छेड़ दिया है, बट अब छेड़ दिया है तो फिर अच्छे से हो ही जाए। स्टेम सेल्स को यहाँ पर आप क्या करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक आपका स्टेम सेल्स होता है एम्ब्रियोनिक, और एक आपका होता है अडल्ट। एम्ब्रियोनिक वाला जो होता है उसके पास, मतलब ये आपको सिर्फ क्या है, एम्ब्रियोनिक स्टेज पे ही मिलेगा। मतलब कि जब भी बच्चा डेवलप कर रहा होता है, सिर्फ तभी आप देखेंगे स्टेम सेल्स को स्टोर करने के जो हाउस बने हुए हैं, जहाँ पे स्टेम सेल्स को निकाल के रखा जाता है उनको इस स्पेशल काइंड के सस्पेंशन में, कि जब कभी भी अगर ज़रूरत पड़े तो उस सेल्स से उसके सारे सेल्स को क्या किया जा सकता है, रीजनरेट कराया जा सकता है। स्टेम सेल्स को अगर आपने देखा होगा कि स्टेम सेल्स थेरेपी चलती है या स्टेम सेल्स का स्टोरेज बैंक बना हुआ है, सब जगह पॉसिबिलिटी नहीं है। यहाँ बीएचयू में जो ट्रॉमा सेंटर है, अगर कोई आया होगा, विजिट किया होगा तो जानता होगा। ट्रॉमा सेंटर में यहाँ पे स्टेम सेल्स को स्टोर करने की कैपेबिलिटी है। अगर कोई बच्चा जब भी
अगर कोई पेरेंट्स चाहता है कि अपने बेबी का जो कि बॉर्न होने वाला है, अगर उसके स्टेम सेल्स को वो रखवाना चाहता है, तो लोग निकाल करके रख देते हैं, और इन फ्यूचर अगर उसको कभी कोई प्रॉब्लम अगर होती है, उस स्टेम सेल्स को फिर से मीडिया मतलब कंडीशंस दे करके उसमें से सारी सेल्स को क्या किया जा सकता है, रीजनरेट कराया जा सकता है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे, स्टेम सेल्स का दो एज होता है, एक आपका एम्ब्रियोनिक होता है, एक आपका अडल्ट होता है। और जिसकी बात आप लोग ये कर रहे थे कि जो प्लूरीपोटेंटी होगी वो बेसिकली कहाँ पाई जाएगी, अडल्ट पे पाई जाएगी। डेफिनेटली जो अडल्ट वाले पे स्टेज पे होती है, उससे सारे सेल्स का बनना पॉसिबल नहीं होता है, कोई पर्टिकुलर काइंड के सेल्स का बनना पॉसिबल हो सकता है, जिसको कि आप लोगों ने प्लूरीपोटेंटी बोला हुआ है। जबकि एम्ब्रियोनिक वाला जो होगा वो क्या होगा, आपका टोटिपोटेंसी होगी, जो कि सारे टाइप के सेल्स को बना पाएगी। जैसे अगर आप लोग देखेंगे तो ये आपने जैसे बताया अभी, कोई बोला था बोन मैरो, तो बोन मैरो एक बहुत अच्छा साइट है जहाँ पर कि आपको प्लूरीपोटेंसी टाइप की सेल्स मिल सकती हैं, या अडल्ट वाली एम्ब्रियोनिक सेल्स मिल सकती है। क्योंकि बोन मैरो हमें हमेशा आपका क्या हो रहा है, आरबीसी का मतलब कि होम्योटोपोएसिस जो प्रोसेस हो रही है वो थी वहाँ पे हो रहा होता है। ओके, तो इनका ये मतलब अलग अलग टाइम है या फिर अलग अलग समय है कि आपको यही समय पे मिल पाएगा, और सब जगह नहीं मिलेगा। आपके बॉडी का कुछ एक स्पेसिफिक पार्ट है, जैसे एम्ब्रियो है वहाँ से आपको मिल सकता है, और बाकी आपका दैट इज बोन मैरो है, वहाँ से आपको मिल सकता है स्टेम सेल्स। ओके, सो स्टेम सेल्स में बेसिक। पूछिए। नहीं, देखिए, ओवा को इस तरीके से बोल सकते हैं, क्योंकि चूंकि ओवा सिर्फ अकेला अपने आप पे लाइफ नहीं दे पाएगा, राइट? मतलब कि वो एक हैप्लॉइड सेल्स है, उसका फ्यूजन होना बहुत ज़रूरी है। जब फ्यूजन होगा तभी कोई एक कंप्लीट आपका प्लॉइडी बन पाएगा, और कंप्लीट प्लॉइडी ही कंप्लीट सेल्स को दे सकता है। सो ओवा सेल्स को इसलिए प्रिजर्व किया जाता है कि वेन एवर इट नीडेड, ज़रूरत अगर पड़ती है तो ओवा और स्पर्म सेल्स को इन विट्रो कंडीशन पे आप फ्यूज़ करा सकते हैं, और वो जो फ्यूजन के बाद जो जाइगोट बनेगा आप उसको प्रिजर्व कर सकते हैं फॉर द स्टेम सेल्स रिकवरी करने के लिए। अपने आप में जाइगोट जो है वो आपका एक स्टेम सेल्स का सोर्स का काम कर सकता है, मतलब कि टोटिपोटेंसी काम कर सकता है, क्योंकि इस वाले सेल्स के पास ये प्रॉपर्टी है कि ये फर्दर डिफरेंशिएशन और डिवीजन करके पूरा क्या बना सकता है, एम्ब्रियो बना, मतलब पहले ब्लास्टुला बनाएगा, मारुला बनाएगा, फिर इसके बाद आपका क्या बनेगा, एम्ब्रियो बना सकता है। अकेला ओवा या अकेला स्पर्म इस फेज को नहीं जा सकता है, और सिर्फ उनके होने से कोई जर्म लेयर मतलब जर्म सेल्स नहीं बन पाएगी। तो जब तक आपका दोनों मेल और फीमेल गैमेट्स यूज नहीं करेंगे तब तक ये चीज़ नहीं होगी। ओवा सेल्स को और स्पर्म सेल्स को प्रिजर्व इसलिए किया जाता है, और दोनों पर्पज़ है। जो कोई पोटेंट कैंडिडेट है, अगर आप चाहते हैं कि वैसे बेटर काइंड के मतलब ब्रीड्स डेवलप हों, तो उसके लिए भी आप प्रिजर्व करते हैं। दूसरा, उसको रखा जाता है ताकि अब फर्दर कभी भी अगर ज़रूरत पड़ रही है तो आप उसको इन विट्रो कंडीशन में फ्यूज़ करा सकें। सिर्फ अकेला ओवा सेल्स एज अ स्टेम सेल्स का काम नहीं कर सकता है, या सिर्फ अकेला स्पर्म सेल्स एज अ स्टेम सेल्स का काम नहीं कर सकता है, क्योंकि उनके पास एबिलिटी नहीं है कि वो खुद से कोई लाइफ को जनरेट करा सके। या फिर जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के जो फेजेस है, जिसमें आपने पढ़ा है कि ब्लास्टोसिल्स बनेगा, फिर मोरुला बनेगा, फिर ब्लास्टुला बनेगा, फिर ये सारी जो चीज़ें बनी तब जाकर कहीं एम्ब्रियो बनेगा, फिर इन्फेंट बनेगा, फिर न्यू यूनिट बनेंगे। ये जो फेजेस हैं, इन फेजेस में जाने के लिए सेल्स का डिप्लॉयड होना ज़रूरी है, बिकॉज तभी पूरी कंप्लीट आपकी प्लॉइडी जा पाएगी। हाँ, कर सकते हैं। एक्चुअली प्लांट के केसेस में स्टेम सेल्स का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा अलग है। जैसे प्लांट के केसेस में एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पाई जाती है, पढ़ा है? ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है ना, यही टिश्यू जो होती है स्टेम सेल्स का काम करती है, क्योंकि ये हमेशा ग्रोथ करने वाली होती है और अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होती हैं। दैट इज़ वाई आप प्लांट के ग्रोइंग पार्ट से कहीं से भी अगर आप कट करते हैं तो आप उससे ग्रो करा पाते हैं, और इसी का बेनिफिट लेकर के प्लांट, इसीलिए आज के डेट में अगर आप देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी में प्लांट के फील्ड पे ज़्यादा काम होता है। प्लांट का टिश्यू का कल्चर करना आसान है,
प्लांट में जेनेटिक इंजीनियरिंग करना आसान है, प्लांट में कोई भी जीन एडिटिंग करना आसान है एज़ कम्पेयर टू द एनिमल के। एनिमल के लिए चीज़ें थोड़ी टिपिकल हो जाती हैं प्लांट के कंपेरिजन में। तो प्लांट में एक सेल्स है जिसका नाम है मेरिस्टेमेटिक सेल्स, और ये सेल्स प्लांट के हर स्टेज पे मिलती है। और इस सेल्स का प्रॉपर्टी स्टेम सेल्स के जैसा ही है, मतलब कि आप बोल सकते हो कि प्लांट के केस में जो स्टेम सेल्स है उसी को आप क्या बोलते हैं, दैट इज द मेरिस्टेमेटिक सेल्स या मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के नाम से जाना जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने, और बहुत ही लेवल का अच्छा सवाल है आपका। थोड़ा यहाँ पे फिगर बना के समझाएंगे हम लोग। इन्होंने सवाल पूछा है, शायद होपफुली सबको समझ में भी आ गया होगा कि बार बार अगर हम लोग किसी एक ही पर्सन के स्पर्म सेल्स को अलग अलग टाइम पे ले रहे हैं और किसी एक ही फीमेल कैंडिडेट का ओवा सेल्स ले रहे हैं, तो क्या हर बार के फ्यूजन कराने से जो स्टेम सेल्स बनेगी वो सेम होगी या डिफरेंट होगी? तो पहले आप लोगों से मैं राय चाहता हूँ, क्या बताना चाह रहे हैं आप लोग? केस है यहाँ पे कि मान लीजिए एक कोई पर्सन है, इसका 3 टाइम ड्यूरेशंस है। फर्स्ट टाइम ड्यूरेशंस पे यहाँ पे क्या निकला, स्पर्म सेल्स निकला, लिया गया। सेकेंड टाइम ड्यूरेशन पे भी क्या किया गया, स्पर्म सेल्स लिया गया। थर्ड पे भी लिया गया। और इसको कोई एक फीमेल है जिनसे कि ओवा सेल्स लिया गया है अलग अलग टाइम ड्यूरेशंस पे। और अगर इन सबका फ्यूजन कराया जाए तो क्या तीनों से बनने वाले जो सेल्स का मतलब जो जाइगोट होगा उसकी प्रॉपर्टी सेम होगी या अलग होगी? वेरी गुड। और कोई? ऑब्वियसली डिफरेंट होगी, दैट इज वाई एक ही पेरेंट्स के जितने भी बच्चे होते हैं सब अपने आप में डिफरेंट होते हैं। देखिए, आ- अमित, आपको इस चीज को थोड़ा समझना होगा। जब आप कोई चीज की एनालिसिस करते हो ना और स्टडी करते हो ना, तो उसमें टाइम बहुत मैटर करता है। तो ये ओवा और स्पर्म उस टाइम पे लिए जाएंगे जिस टाइम पे वो मदर और फादर या मेल और फीमेल फर्टिलाइजेशन के लिए क्या कर रहे हैं, रेडी हो रहे हैं या जा रहे हैं। टाइम ड्यूरेशंस का साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप किस टाइम ड्यूरेशंस पे कौन सी चीज़ मेजरमेंट करना चाहते हैं और कौन सा नहीं करना चाहते हैं। तो जो भी ओवा और स्पर्म सेल्स को प्रिजर्व किया जाएगा वो ओवा और स्पर्म सेल्स उसी टाइम ड्यूरेशंस के होंगे जब भी फर्टिलाइजेशंस के लिए वो लोग रेडी हैं। या अगर सपोज कीजिए अगर इन विट्रो कंडीशन फर्टिलाइजेशंस कराया जा रहा है तो वही स्पर्म सेल्स और ओवा सेल्स लिए जाएंगे जिनसे कि फर्टिलाइजेशंस किया जा रहा है। तब जाकर के आप ये बता पाएंगे कि हाँ दोनों आपके सेम होंगे, अदरवाइज तो डेफिनेटली डिफरेंट होगा। आप सब लोग, हम सभी लोग एग्जाम्पल हैं इस चीज़ का। एक ही पेरेंट्स के अगर 3 या 2 या 4 बच्चे हैं, सबका अपना फिनोटिपिक कैरेक्टर क्या है, डिफरेंट है। बिकॉज हर टाइम पे जब क्रॉसिंग ओवर हुआ और उससे उनका स्पर्म और ओवा सेल्स बनी तो हर बार जो रिकॉम्बिनेशंस आया वो अलग अलग कैरेक्टर्स आए। दैट इज़ वाई हम चाहे मतलब सिस्टर से या अपने ब्रदर से सिमिलरिटीज़ तो शो करते हैं लेकिन हम एग्जैक्टली कॉपी नहीं होते हैं। तो अगर अलग अलग टाइम ड्यूरेशंस पे लिया गया स्पर्म और ओवा सेल्स है तो वहाँ से बनने वाली जो सेल्स होगी वो उसमें क्या आएगा, वेरिएशंस आएगा, डेफिनेटली आएगा। हम्म, क्यों होगा? अरे बाबा, चाहे 2 मिलियन हो चाहे 3 मिलियन हो, फ्यूज तो कोई सिर्फ एक ही करेगा ना। फिर हम्म, बिल्कुल काम करेगी। वो इसलिए काम करेगा क्योंकि जो चीज़ें वेरिएबल हो रही हैं
मतलब सपोज़ कीजिए कि हमारा फ़िनोटाइपिक कैरेक्टर हमारे ब्रदर से डिफरेंट है, राइट? लेकिन सारी चीज़ें हमारी वही है, जैसे अगर हम स्टेम सेल्स की हमें ज़रूरत क्यों पड़ेगी? जब हमारा कोई टिश्यू या सेल्स हमारा डैमेज डैमेज हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे कि हम उस टिश्यू को बनाने के लिए या उस टिश्यू को वहाँ पे रिप्लेस करने के लिए स्टेम सेल्स को लगाने की काम स्टेम सेल थेरेपी का यूज़ कर सकते हैं। तो सेल्स तो हमारे ऑलमोस्ट वैसे बन जाएँगे, एक्सप्रेशंस में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, हो सकता है कि उनके में वो वाली सेल्स में कुछ प्रोटीन्स अलग बना हुआ हो, हमारे में कुछ अलग बनी हुई है। जैसे लाइक सपोज़ कीजिए, एक ही पेरेंट्स के 2 बच्चे हैं, एक का रंग थोड़ा-सा डार्कर है और एक का मतलब कॉम्प्लेक्स है और एक का कलर थोड़ा-सा फेयरर है, राइट? और अब आप चाहते हैं कि जैसे जो भी उस वाले का रखा हुआ आपका वो है स्टेम सेल्स है और आप इसमें इसमें लगाना चाह रहे हैं, तो हो सकता है कि उनका जो प्रोटीन एक्सप्रेस आउट हो रही है एक डार्कर वाले में, वो वहाँ पे एक्सप्रेस आउट नहीं हो रही होगी। तो ऐसा करने से थोड़ा बहुत आपको स्लाइटली फिनोटाइपिक कैरेक्टर में देखने का डिफरेंसेस मिल सकता है, अगर ऐसा हुआ तो। अदरवाइज सेल्स की रिकवरी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सेल्स का रिकवरी आसानी से हो जाएगा। और सिर्फ नहीं देखिए डिफरेंस डिफरेंस आएगा, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं कि हर बारी आपको सिर्फ़ फ़िनोटाइपिक कैरेक्टर वाले ही सेल्स चाहिए, बहुत बार आपको मेटाबॉलिज़्म के लिए चाहिए होता है, मेटाबॉलिक सेल्स ख़राब हो जाती हैं। जैसे मान लीजिए आपका इंटेस्टाइन है, आपका चाहे मतलब पैंक्रियाज़ है, चाहे जो भी कुछ है, उनमें जितने भी सारे सेल्स होंगे वही एक्टिव होंगे, तो वो काम करेगा आसानी से। सिर्फ़ जो फ़िनोटाइपिक कैरेक्टर वाले सेल्स होंगे या कैरेक्टर होंगे, उनमें वेरिएशंस आपको देखने को मिल सकती है, लाइक एज़ हेयर का कलर हो गया, स्किन का कलर हो गया, राइट? हाइट हो गई, इन सब को लेकर के डिफरेंसेस आ सकते हैं। बाकी आपके अंदर में जो चलने वाले मेटाबॉलिज्म के प्रोसेसेस हैं, वो तो चाहे आपकी बॉडी से निकालें, चाहे हमारी बॉडी से निकालें, एक्सप्रेशंस वही सेम होगा। बिल्कुल। दैट इज़ व्हाई एम्ब्रियो का प्रिजर्वेशन इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है ना। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स का जो प्रिजर्वेशन है वो सबसे एक्यूरेट माना जाता है कि अगर भाई उसी एम्ब्रियो से उसका डेवलपमेंट हुआ है, तो दैट मीन्स सारी चीज़ें उसकी वैसी पड़ी हुई हैं, आप उसको लेकर के फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं। अब यार सुनने में तो यही आता है, हालाँकि मैंने कभी ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं रहा है कि कितने साल तक रह सकते हैं, लेकिन मैं सुना यही हूँ कि जिस किसी का भी एम्ब्रियो रख निकाल के रखा जाता है, उसके पूरे एंटायर लाइफ में कभी भी ज़रूरत अगर पड़ सकती है उसको, तो उसको मिल जाएगा। तो आप मान के चलो कि लगभग 60 साल तो चलेगा ही चलेगा। हाँ, बिल्कुल। नहीं, नहीं, मतलब इनका दोनों लोगों का बात का मतलब एक ही है। बात सिर्फ़ यहाँ पे ये है कि जैसे एक बारी का जब आपका मियोसिस बनेगा, तो आपने पढ़ा हुआ है कि 4 स्पर्म सेल्स बनते हैं, जिनमें से 3 सेल्स क्या होती हैं, खराब हो जाती हैं। सिर्फ़ 1 बनता है। तो मतलब एक बार अगर आपका रिकॉम्बिनेशन के प्रोसेस होकर के गया हुआ है सेल, तो कोई सिर्फ़ 1 स्पर्म सेल्स बना पाएगा। तो एक बार मतलब जो स्पर्म सेल्स फर्टिलाइज़ेशन के टाइम पे निकल रहे हैं, उनमें मिलियंस एंड ट्रिलियंस नंबर ऑफ स्पर्म सेल्स होते हैं। इसका मतलब कि उनमें डिवीज़न बहुत बारी हो चुका होता है। तो जितनी बार आपका डिवीज़न होगा, उतनी बार से सिर्फ़ 1 स्पर्म सेल्स बनेगा और जितनी बार डिवीज़न हुआ, इसका मतलब उतनी बार वहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ है। हर स्पर्म सेल्स में वेरिएशंस है। तो जो स्पर्म सेल्स आपका फ्यूज़ करेगा, बाकी जो रिमेनिंग होंगे सब अलग होंगे अपने आप में। ऐसा नहीं कि सारे मिलियंस नंबर ऑफ स्पर्म्स किसमें होगा? वहाँ पे कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होती है। जब फ्यूज़ होकर के जी हाँ, सिर्फ़ उसका जो न्यूक्लियस होता है स्पर्म सेल्स का, वो मदर सेल्स के ओवा सेल्स में क्या करेगा, जाकर के फ्यूज़ कर जाता है प्लॉइडी मेंटेन करने के लिए। वहाँ पे कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं है, क्रॉसिंग ओवर आपका पहले जो होना है वो इस स्पर्म सेल और ओवा सेल्स में हो चुका है। तभी तो जाकर के बना वो सेल्स सिंगल-सिंगल। और एक चीज़ यहाँ पे ये भी आपके कन्फ्यूजन को दूर कर दें कि एक मतलब जितना भी जैसे अभी
मिलियंस या ट्रिलियंस की जो बात हो रही है, स्पर्म सेल्स आपके बनते हैं, वो एक बार के डिवीजन में नहीं बने हैं। एक बार का डिवीजन अगर करेगा कोई भी एम्ब्रियोनिक से, मतलब इस स्पर्मेटोजेनेसिस जिसको आप बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया सेल्स होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस होता है। तो एक बार के स्पर्मेटोजेनेसिस से सिर्फ सिंगल स्पर्म सेल्स का फॉर्मेशन होगा। अगर 2 मिलियन स्पर्म सेल्स हैं, दैट मीन्स वहाँ पे 2 मिलियन टाइम्स वहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस हुई है, और उतनी बार आपका सेल डिवीजन हुआ, और उतनी बार ही क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस हुई है। दैट इज वाई, हाँ दैट इज, स्पर्मेटोजेनेसिस में 4 स्पर्म सेल्स बनती हैं, बट 3 आपकी डीजनरेट हो जाती हैं, सिर्फ एक आपका फंक्शनल रह जाता है। नहीं नहीं, वो पढ़ा आपने ये है कि डिवीजन में कितना बनता है। एक से एक सेल्स से आपका स्पर्म सेल जो होगा, जैसे कि जिसे आप स्पर्मेटिड्स बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया से आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स के बाद स्पर्मेटिड्स बनता है। 4 स्पर्मेटिड्स आपके बनेंगे, डेफिनेटली बनेंगे, लेकिन फंक्शनल जो रहता है वो आपका सिर्फ एक रह पाता है। अच्छा, इस हम लोग डेवलपमेंटल बायोलॉजी की बात बाद में कर लें, अभी हमको ये पढ़ाना भी है, नहीं तो इसी में रह जाएंगे हम लोग। अभी मेरे ख्याल से स्टेम सेल्स को लेकर के काफ़ी सारी चीज़ें, आपके जो डाउट थे वो क्लियर हो गए हैं। तो होपफुली अभी आप स्टेम सेल्स के कॉन्सेप्ट को समझ पाए होंगे, और अभी उतनी उतनी की ज़रूरत है ताकि हम लोग आगे भी मूव कर सकें। ओके, बाकी डेवलपमेंटल बायोलॉजी का जब टॉपिक चलेगा, तो और अच्छे से भी आप लोगों के जो सवाल होंगे उस पर हम लोग डिस्कस बढ़िया से कर पाएंगे। ठीक है जी। चलिए, ओके। बाकी लोग कहाँ चले गए? मतलब सिर्फ दो ही लोग की आवाज़ आ रही है कंटिन्यूअसली, प्रियंका और अमित का। अच्छा, सब लोग। ओके ओके। मुझे लगा कि सब मूव कर गए हैं क्या डेवलपमेंटल बायोलॉजी के टॉपिक में। ओके, नाउ नेक्स्ट है ओलिगोपोटेंसी। ये एबिलिटी है एक प्रोजेनिटर सेल्स का टू डिफरेंशिएट इनटू द फ्यू सेल्स टाइप। प्रोजेनिटर सेल्स में और स्टेम सेल्स में डिफरेंस है। जैसे अगर आपने पढ़ा है इम्यूनोलॉजी में, तो आपको वहाँ पे पढ़ाया गया था कि प्रोजेनिटर सेल्स होते हैं। प्रोजेनिटर सेल्स का मतलब होता है कि वो सिर्फ एक पर्टिकुलर काइंड के सेल्स में क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट हो सकते हैं, या एक से ज़्यादा में हो सकते हैं। ऐसे सेल्स को आप प्रोजेनिटर सेल्स बोलते हैं, जबकि स्टेम सेल्स जो होती है वो सब सारे टाइप की में डिफरेंशिएट हो सकता है। तो यहाँ पर सबसे ब्रॉडर जो सेंस है वो क्या है आपका, टोटिपोटेंसी है, उससे कम आया है प्लुरिपोटेंसी, उससे कम आया है ओलिगोपोटेंसी। ओलिगोपोटेंसी का मतलब ये हो गया कि ये, जैसे अभी मैंने आपको बताया था ना कि ये जो 3 जर्म लेयर हैं, इन जर्म लेयर से अलग अलग ऑर्गन्स बनते हैं। मान लीजिए फर्स्ट वाले जर्म लेयर से आपका, मान लीजिए आपका यहाँ पे लीवर का भी सेल्स बन रहा था, यहाँ पे आपका स्टमक का भी सेल्स बन रहा था, यहाँ पर आपका इंटेस्टाइन का भी सेल्स बन रहा था, इस तरीके से मान लीजिए बन रहा है, आइज का भी बन रहा है, राइट। तो ये सारे आपके क्या हैं, ये सब कलेक्टिवली क्या कहलाएंगे, दैट इज ए प्लूरिपोटेंटी। अब अगर सिर्फ एक मान लीजिए यहाँ से निकल करके कोई एक सेल्स, ये वाले सेल्स का डिफरेंशिएशन कर पाए, तो उसको आप क्या बोल सकते हो, ओलिगोपोटेंसी। तो मतलब और नैरो होता जा रहा है, स्पेसिफाइड होता जा रहा है। तो टोटिपोटेंसी सबसे ब्रॉडर सेंस है, प्लूरिपोटेंसी उससे छोटा है, और ओलिगोपोटेंसी उससे भी छोटा है। ओके, इसके बाद है यूनिपोटेंसी। दैट मीन्स वन स्टेम सेल्स हैज कैपेसिटी टू डिफरेंशिएट इनटू ओनली वन सेल टाइप। जब कोई भी सेल्स आपका सिर्फ एक टाइप के सेल्स में डिफरेंशिएट हो सके, तो उसको आप बोलोगे यूनिपोटेंसी। ये चारों ही टर्म आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। टूटीपोटेंसी, प्लूरिपोटेंसी, ओलिगोपोटेंसी एंड यूनिपोटेंसी। टूटीपोटेंसी मीन्स पूरा का पूरा, प्लूरिपोटेंसी मीन्स उससे जो जर्म लेयर है उसमें से सिर्फ कोई एक। ओलिगोपोटेंसी का मतलब कि कोई एक या दो टाइप के सेल्स का बनना। यूनिपोटेंसी का मतलब सिर्फ एक पर्टिकुलर काइंड के सेल्स का बनना। ये सारी प्रॉपर्टीज आपकी होती हैं। यहाँ पे डिफरेंशिएशन के साथ साथ में आपको डी डिफरेंशिएशन और री डिफरेंशिएशन का भी कॉन्सेप्ट आता है पढ़ने के लिए, प्लांट टिश्यू कल्चर में या प्लांट के सेल्स में। ये टर्म पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, फिर इसके बाद अगर आप लोगों को समझ में आएगा तो आप लोग बताइएगा। पहला आपने देखा यहाँ पे डिफरेंशिएशन की प्रोसेस होते हो रही है, और दूसरा है आपका री डिफरेंशिएशन की प्रोसेस हो रही है, और तीसरा है आपका डी डिफरेंशिएशन। चलिए फटाफट बता दीजिए क्या हो रहा है। और इसके साथ साथ में यहाँ पे है डिवीजन।
तो पहले तो मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि डिवीजन में और डिफरेंशिएशन में क्या डिफरेंस है? चलिए, वेरी गुड। और कोई? चलो तो फिर इसको हटा देते हैं, मतलब ये क्लियर है। अब इस पे आते हैं, डिफरेंशिएशन, री डिफरेंशिएशन और डी डिफरेंशिएशन। और ओके, तो मतलब कि सिंपली स्टेम सेल्स का कन्वर्जन होना स्पेसिफिक सेल्स में वो कहलाएगा डिफरेंशिएशन, राइट? और कोई स्पेसिफिक सेल्स जो कि आपका डिफरेंशिएशंस की प्रॉपर्टी क्या कर देती है, लॉस कर देती है, राइट? अगर उस स्पेसिफाइड सेल्स में डिफरेंशिएशंस की प्रॉपर्टी अगर गेन हो जाए तो उसको आप क्या बोलोगे? हाँ जी। अरे जैसे कोई स्पेसिफिक, मान लीजिए स्टेम सेल्स है, और स्टेम सेल्स से आपकी ये सेल्स बनी, राइट? इस वाले सेल्स में क्या एबिलिटी है डिफरेंशिएशन होने की, और ये वाली जो सेल्स होंगी इनमें डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी लॉस हो जाती है। ओके। ये जो डिफरेंशिएटेड सेल्स होती है, ये फर्दर डिफरेंशिएट नहीं हो सकती है ना। ये तो जो बन गई सो बन गई। नहीं नहीं, वो डिवीजन करेगी, डिफरेंशिएशन नहीं होगा। मतलब एक बार अगर आरबीसी सेल्स बन गई तो, अरे बाबा, प्लूरीपोटेंसी का, प्लूरीपोटेंसी का मतलब ये नहीं हुआ कि अब ये डिवाइड होकर के ये बनाएगा। प्लूरीपोटेंसी का मतलब ये हुआ वो स्टेम सेल्स जो कि सारे आरबीसी सेल्स को बना सकता है, या एक जर्म लेयर से बनने वाले जो भी सेल्स हैं उनको बना सकता है। ये जो डिफरेंशिएटेड सेल्स होंगी, इन सेल्स के पास अब फर्दर डिफरेंशिएट करने की एबिलिटी नहीं है। मतलब अब ये जैसे आरबीसी सेल्स अगर बन गई तो आरबीसी सेल्स अब जाकर के प्लाज्मा सेल्स नहीं बना, मतलब दूसरा कोई सेल्स नहीं बनाएगी। वो अलग अलग सेल्स हैं। नहीं 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 नहीं, वो डब्ल्यू से नहीं बन रही है। आपको मैंने इम्यूनोलॉजी में पढ़ाया, सारे सेल्स का जो डिफरेंशिएशन है वो अलग एक प्रोजेनिटर सेल से हुआ है। हम लोग ये पढ़ते हैं कि हाँ हमारा डब्ल्यू का टाइप्स है। यही बिल्कुल, अब यही मैं बता रहा हूँ, ये जो हम लोग पढ़ते हैं कि लिम्फोसाइट्स है और ये है, वो डब्ल्यू के टाइप्स नहीं है। वो ब्लड के कंपोनेंट हैं जो कि एक प्रोजेनिटर सेल से बने हुए हैं, सबका डिफरेंशिएशन अलग अलग तरीके से हुआ है। आपने जो पढ़ा कि जैसे आरबीसी, मान लीजिए आपने पढ़ा कि ब्लड सेल्स को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। डब्ल्यूबीसी को भी आपने क्या किया, डिवाइड किया ग्रेनुलोसाइट्स और एग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स में भी आपने क्या किया, डिवाइड किया, दैट इज यूसिनोफिल्स और बेसनोफिल्स, इस तरीके से। तो ये जो सारे डिवीजन हो रहे हैं ना, ये उसके फर्दर, मतलब वो अलग अलग पार्ट हैं। ऐसा नहीं कि हाँ उसी से बन करके आ रहा है। उन सभी के लिए एक प्रोजेनेटर सेल्स है और सबका अलग अलग डिफ्रेंसिएशन हुआ है। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे रिलेशन नहीं है। रिलेशन वैसा नहीं है, मैं आपको ब्रॉडर सेंस में समझा रहा था कि टूटी पोटेंसी जो है वो सबसे ब्रॉडर सेंस है, मतलब कि वो किसी भी ऑर्गेनिज्म के सारे सेल्स को बना सकता है, मतलब कोई भी सेल्स हो। जबकि प्लूरीपोटेंसी क्या है, उस ऑर्गेनिज्म के जो भी जर्म लेयर है, अगर वो दो जर्म लेयर वाला है तो दो में से कोई एक, तीन जर्म लेयर वाला है तो कोई तीन में से एक, कोई एक जर्म लेयर से जितने भी सेल्स बनते होंगे उन सारे सेल्स को डिफ्रेंशिएट कर सकता है। ओलिगोपोटेंसी क्या होगी, किसी एक या दो टाइप के जो सेल्स होंगे उनको बना सकता है। जबकि यूनिपोटेंसी होगी, सिर्फ कोई एक पर्टिकुलर काइंड का सेल्स बना सकता है। अब अगर आप इसको ऐसे फ्लो डायग्राम से देखना चाहते हैं तो आप इसको देख सकते हैं। ऐसे मान लीजिए आपका ये क्या है, सबसे टॉप पे दैट इज द टोटी पोटेंसी।
जो कि सबको बना सकता है, मतलब पूरे ऑल काइंड के सेल्स को बना सकता है, राइट। अब अगर परसेंटेज में समझना चाहता है, आप ऐसे समझ लीजिए ये 100% है। और दूसरा मान लीजिए यहाँ पे अगर ये प्लूरिपोटेंसी है, तो चूंकि तीन में से एक कर रहा है, इसका मतलब हम इसको 33% बोल सकते हैं। और इसके इसके बाद जो आपका आ रहा है, वो कोई एक या दो टाइप के सेल्स को बना सकता है, तो एक दो टाइप के सेल्स का मतलब कि कम परसेंटेज हो गया। नहीं 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 भैया, ऐसा ऐसा आप मत समझिए, ऐसा आप मत समझिए कि नहीं भैया, आप उसको ऐसे मत समझिए कि टूटी पोटेंसी वाली जो होगी प्लूरिपोटेंसी हो जाएगी, प्लूरिपोटेंसी जो होगी ओलिगोपोटेंसी हो जाएगी, ओलिगोपोटेंसी जो होगी यूनिपोटेंसी हो जाएगी। आप उसको ऐसे इंटरलिंक मत कीजिए, ये टर्म्स हैं और ये अलग अलग कंडीशंस के लिए यूज किए जाते हैं। ऐसा कोई इनमें जैसे जो आप फ्लो चार्ट समझ रहे हो ऐसे उस तरीके का नहीं है कि हाँ टूटी पोटेंसी से डिराइव हुआ प्लूरिपोटेंसी और उससे डिराइव हुआ ये वाली पोटेंसी, ऐसा ऐसे उसको आप मत समझिए, अदरवाइज कंफ्यूज कर जाओगे। क्योंकि जैसे जो सेल्स क्योंकि जो सेल्स पूरी पोटेंसी है और जिसने उसको डिवाइड डिफरेंशिएट कर दिया, फिर वो ओलिगोपोटेंसी आया कहाँ से। तो ये अलग अलग टर्म्स हैं और अलग अलग कंडीशंस पे यूज किए जाते हैं। जब ये कोई पर्टिकुलर काइंड का सेल्स बनाना होगा तो वहाँ पे आपका यूनिपोटेंसी आएगा। एक से ज्यादा टाइप का सेल्स में डिफरेंशिएशन हो रहा होगा तो वो आपका क्या होगा, दैट इज ओलिगोपोटेंसी होगा। इस तरीके से ये सब के सब बेसिकली ऐसे समझिए, ये चार के चारों टर्म आपके स्टेम सेल्स की कैटेगरी के सेल्स हैं, राइट। चारों क्या है आपके स्टेम सेल्स हैं। और इन स्टेम सेल्स की प्रॉपर्टी अपनी अलग अलग है। एक स्टेम सेल इसके पास मल्टीपल प्रॉपर्टी है, सबको बना सकता है। एक के पास है कि कोई एक बना सक मतलब तीन में से कोई एक बनाएगा। एक है जो कि स्पेशल टाइप के सेल्स को बनाएगा। इस तरीके से है ये सब स्टेम सेल्स है, कोई किसी का डिराइव्ड फॉर्म नहीं है। हाँ, चलो अच्छा। क्या? हम्म। हाँ मैं ये बोल रहा था कि जब भी एक का, अरे अब आया। ओके, मैं ये बोल रहा था कि जब कोई स्टेम सेल्स आपकी स्टेम सेल्स जब ये डिफरेंशिएट होती है स्पेसिफिक काइंड के सेल्स में, इसके पास एबिलिटी होती है डिफरेंशिएशन में प्रोसेस में जाने के लिए, मतलब ये डिफरेंशिएशन हो सकता है। जबकि इनके पास जब ये स्पेसिफाइड हो गए, मतलब कि डिफरेंशिएशन हो गया, तो इन सेल्स के पास डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी जो होती है वो लॉस कर जाती है। मतलब आप सिंपल टर्म में अगर आप समझेंगे तो आप ये बोल सकते हैं कि जो भी स्पेसिफिक जो सेल्स होते हैं दे डू नॉट हैव अ प्रॉपर्टी टू शो डिफरेंशिएशन प्रोसेस, while stem cells have ability to show differentiation process। तो ये वाली जो सेल्स हैं अगर फिर से दोबारा इनके पास रीगेन हो जाए डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी करने की, तो आप उसको बोलते हैं री डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हो? री डिफरेंशिएशन। डी डिफरेंशिएशन का टर्म आप कब यूज करोगे? जब कोई आपकी स्टेम सेल्स की कोई की जो एबिलिटी है वो सीज कर गई हो किसी भी कारण से, कोई भी फैक्टर लगा या कोई प्रॉब्लम आई हुई हो, जो डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी हो रही थी अगर वो सीज कर गई हो और उसके बाद फिर से रिज्यूम हो जाए, तो उस कंडीशन पे आप यूज करोगे डी डिफरेंशिएशन। तो ये तीन जो टर्म हैं वो अलग अलग सिचुएशन में यूज किए जाते हैं। नंबर पहला डिफरेंशिएशन, जो कि आपका स्टेम सेल्स से कोई एक यूनिक सेल्स को बनाना। वही यूनिक सेल्स जिसके पास डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी नहीं थी, लॉस हो चुकी थी किसी भी फैक्टर से, किसी भी वजह से, वो डिफरेंशिएशन में जाने की एबिलिटी को क्या करे, अटेंड कर ले, डिफरेंशिएट होना शुरू हो जाए, या कह सकते हैं कि कन्वर्ट हो जाए, ऐसे सिंपल भाषा में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाए, तो उसको आप क्या बोलोगे, दैट इज द रीडिफरेंशिएशन। और इसके साथ साथ में जब आपका स्टेम सेल्स की प्रॉपर्टी लॉस हो जाए, मतलब कि डिफरेंशिएशन में जाने का, तो उसको आप बोलोगे डी डिफरेंशिएशन, मतलब कि लैकिंग हो जाए डिफरेंशिएशन की। तो ये तीन टर्म आपको यूज किए जाते हैं। तो होपफुली कि अभी आप लोगों का ये डिफरेंशिएशन और टोली पोटेंसी ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मुझे तो लग रहा है कि आज बहुत ज़्यादा टाइम लग गया सिर्फ इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करने के लिए, बट एनीवे होपफुली कि समझ पाए होंगे। सो देखते हैं यहाँ पे सेल्स एंड टिश्यू कल्चर टेक्निक्स कौन कौन से
टेक्निक्स हैं जिनको कि आप टिश्यू कल्चर में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले देखेंगे दैट इज़ एक्स प्लांट, जो कि डिफाइन किया जाता है द होल प्लांट कैन बी जनरेटेड वर्चुअली फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द प्लांट। एक्स प्लांट आप बोल सकते हो कोई भी जो आपका ऐसे टिश्यू कल्चर के थ्रू जो ग्रो कर रहा है, या फिर जो भी आपके कैलस वाला जो पार्ट कह सकते हैं आप, या जो भी अनडिफरेंट सेल्स है उसको लेकर के एक्स प्लांट का मतलब हुआ कि उस पार्ट से पूरे प्लांट के सारे ऑर्गन्स को या सारे सेल्स को डिफ्रेंशिएट करा करके बनाया जा सके, उसको आप बेसिकली एक्स प्लांट के नाम से जानते हैं, राइट। सो यहाँ पे है दैट इज द स्टेप्स इन्वॉल्व इन टिश्यू कल्चर, कौन कौन से वो स्टेप्स होंगे जो कि टिश्यू कल्चर इन्वॉल्व होते हैं, तो फटाफट देख लेते हैं यहाँ पे। सिलेक्शन ऑफ अ सुटेबल प्लांट लाइक अ शूट, टिप, लीफ और कॉटिलेडन्स। सबसे पहले तो आपको एक्स जो प्लांट है उसका क्या करना है, सिलेक्शन करना है कि आपको किससे क्या चीज़ ग्रो कराना है। अगर आपको सीड का कॉटिलेडन चाहिए तो आप उसको सेलेक्ट कीजिए, लीफ चाहिए तो आप उसको कीजिए, सूट का टिप चाहिए तो आप उसको कीजिए। ये डिपेंड करेगा कि आप क्या चीज़ सेलेक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले सिलेक्शन होगा, इसके बाद सरफेस स्टरलाइजेशन होगा ऑफ एक्सप्लांट बाई डिसइंफेक्टेंट। जो भी आपने एक्सप्लांट चूज किया हुआ है, चाहे सूट टिप किया है, चाहे लीफ किया है, चाहे कॉटिलेडन्स किया है, उसको आप पहले केमिकल से ट्रीट करेंगे। आप चाहे इसको वाटर से वॉशिंग करें, चाहे इथेनॉल से वॉशिंग करें, या फिर और भी सरफेस स्टरलाइज करने वाले जो केमिकल्स आते हैं उनसे आप क्या कर सकते हैं, पहले स्टरलाइज करते हैं, राइट। नेक्स्ट इसके स्टेप में क्या करेंगे आप, इनोकुलेशन ऑफ द एक्सप्लांट इनटू द सुटेबल न्यूट्रिएंट मीडिया। और उस एक्सप्लांट को आप क्या करते हैं जो कि स्टरलाइज किया हुआ है प्रॉपर आपने, ये सारा का सारा कंडीशंस आपका क्या होगा, मतलब कि एक अच्छे चैम्बर में होगा, जैसे लाइक एज आप लेमिनार वेव फ्लो में काम करते हैं वहाँ पे कर सकते हैं, या प्लांट टिश्यू कल्चर का पूरा चैम्बर होता है वहाँ पे कर सकते हैं, राइट। तो सरफेस को स्लाइस किया जाएगा, देन इसके बाद उस एक्सप्लांट को जो भी सुटेबल मीडिया बनाया गया है उस मीडिया में क्या करते हैं, मतलब पोर न डाल देते हैं। ग्रोइंग द कल्चर इन द ग्रोथ चैम्बर और प्लांट टिश्यू कल्चर रूम। अब इसको क्या किया जाएगा, मतलब इस चीज़ को ग्रो कराने के लिए ग्रोथ चैम्बर में रख देंगे या प्लांट टिश्यू कल्चर के रूम में रख देते हैं। यहाँ पे आपको प्लांट टिश्यू कल्चर का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसको आप देख सकते हैं कि प्लांट का कोई एक पार्ट है डिजायरेबल हमारा, और फर्स्ट पॉइंट है, और इसके किसी एक पार्ट को हमने क्या किया, एक्सपांड कर कंसीडर कर लिया। मान लीजिए यहाँ पे हमने लीफ ले लिया है, और इस लीफ को लेकर के पहले हमने क्या किया, आ, मतलब कि स्ट्राइसिंग के प्रोसेस करके फिर इसको अपने कल्चर मीडिया में क्या कराया, ग्रो कराया होगा। और इस कल्चर मीडिया में आपका ये क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है, ग्रो कर रहा है, ग्रो कर रहा है, ग्रो कर रहा है, इस तरीके से। और फिर आप इसको ला करके चाहे ग्रीन हाउस गैस में, या फिर आप प्लांट को, ये सारी जो प्लेट्स रखी हुई हैं ग्रो करने के लिए, वैसे तो ये प्लेट्स में आपको दिखाया गया समझने के लिए, लेकिन आप नॉर्मली इनको थोड़ा ब्रॉडर चीज़ में लेते हैं ताकि अच्छे तरीके से साइज बन पाए। जब ये आपका बन सकता है, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा मल्टीप्लिकेशन स्टेज है, फिर रूट फॉर्मेशन स्टेज है, फिर शूट फॉर्मेशन स्टेज है। और ये सारी की सारी सेल्स, ये वाली जो सेल्स है कैसी है, दैट इज द अनडिफरेंशिएटेड स्टेम सेल्स है। अब ये जो प्लांट आपका बना है इसको आपने क्या किया, यहाँ पे ला करके ग्रीन हाउस चैम्बर में या प्लांट को चैम्बर में रख दिया। यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इज वॉट द the plant is transferred into the greenhouse when the plant is started to develop, and it will provide a controlled environment conditions for proper development। और ग्रीन हाउस जो है चैम्बर आपका वो प्रॉपर टेम्परेचर और प्रॉपर कंडीशन देता है प्लांट को ग्रोथ करने के लिए। तो जब भी आपका मीडिया में या जो भी आपने वेसल्स लिया हुआ है वहाँ पे प्लांट का सफिशियंट हाइट का हो जाता है, अब लगे आपको कि हाँ ये डेवलपमेंटल स्टेज पर आ चुका है, तो आप उसको वहाँ से निकाल कर ट्रांसफर कर देते हैं कहाँ पे, दैट इज द, कहाँ से, प्लांट ग्रोथ चैम्बर से या टिश्यू कल्चर रूम से निकाल करके कहाँ पे ले आएंगे, दैट इज द ग्रीन हाउस चैम्बर में, राइट। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे दिखाई जाएगी। और यहाँ पे जब ग्रो कर जाएगा फिर इसके बाद आप क्या करोगे, नर्सरी में ट्रांसफर। आफ्टर दैट द प्लांट इज ट्रांसफर टू द नर्सरी वेर इट ग्रो अंडर द नेचुरल कंडीशंस। तो जहाँ जब एक बार आपका प्लांट यहाँ पे ठीक ठाक हाइट का हो जाए अच्छे तरीके का, तो फिर आप इसको यहाँ से निकाल करके आप फील्ड में ले जा करके नर्सरी में लगा देते हैं। और नर्सरी में जहाँ पे सॉयल और एटमॉस्फेयर का पूरा एक्सपोजर होता है, धीरे धीरे प्लांट अपना क्या करेगा, ग्रो करेगा। तो आपने क्या किया कि ये वाली जो फेजेस थी, यही वाले जो फेजेस हैं जिसपे कि सबसे ज़्यादा अटैक होता है, चाहे बायोटिक और अबायोटिक स्ट्रेसेस का, चाहे ड्राट हो, सैलिनिटी हो, पीएच हो, जो भी कुछ है, और चाहे आपके जो इन्फेक्शियस एजेंट है, तो उस वाले फेज से आपने प्लांट को क्या किया, प्रोटेक्ट किया। और आपने प्लांट को तब फील्ड में ले गए जब वो खुद उसकी अपनी इम्यूनिटी डेवलप हो गई है चीज़ों से लड़ने के लिए, और वो कंडीशंस को बर्दाश्त कर सकता है, लड़ सकता है, फाइट कर सकता है, तब आपने उसको क्या किया, फील्ड में डाला हुआ है। तब ये प्लांट बेसिकली आपका डिजीज रेजिस्टेंट, मतलब डिजीज फ्री कहलाएगा, इसमें कोई डिजीज आपके नहीं है, और अच्छे तरीके से ग्रो करेगा, जल्दी ग्रो करेगा, क्योंकि आपने पूरा प्रॉपर लग्जूरियस मीडिया यहाँ पे दे रखा है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टिश्यू कल्चर प्रोसेस के किस तरीके से टिश्यू कल्चर आपके किए जा सकते हैं और करने का क्या स्टेप्स होता है। तो पहला स्टेप आपने देखा कि पहले आप सिलेक्शन करोगे कि आपको ग्रो कराना है, फिर उसके बाद स्टरलाइज करोगे, फिर उसको किसी मीडिया में डालेंगे, फिर आप उसको
ग्रोथ करने के लिए कंडीशंस देंगे, चाहे वो ग्रोथ चैम्बर हो या फिर आपका टिश्यू कल्चर रूम। Okay, so regeneration of a shoot from cultured plant tissue and their elongation, राइट। जो भी आपने एक्स प्लांट को डाल करके वहाँ पे शूट बनाया हुआ है, उनका रीजनरेशन दिखाया जा रहा है यहाँ पे, किस तरीके से प्लांट टिश्यू कल्चर को उनके इलांगेशन हो रहे हैं, इनके बारे में। रूटिंग ऑफ रीजनरेटेड शूट्स ऑन रूटिंग मीडियम, और जो भी आपका कल्चर मीडिया है उस मीडिया पे पूरा का पूरा क्या हो रहा है आपका, मतलब कि प्लांट ग्रो कर रहा है, उसमें रूट का सिस्टम बन रहा है, पहले रूट आपका पूरा फैलेगा नीचे की तरफ। इसके बाद ट्रांसफर ऑफ प्लांट टू द ट्रांसजेनिक ग्रीन हाउस, जो फिगर में आपने देखा वही सारे पॉइंट्स आपने यहाँ पे लिखे हुए हैं। उन प्लांट्स को फिर आपने क्या किया है, ग्रीन हाउस में क्या किया, जा करके ड्रॉप किया हुआ है। देखेंगे हम लोग कि कौन कौन से वो मीडिया है जो कि प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए आप यूज कर सकते हैं। न्यूट्रिएंट मीडिया, सो न्यूट्रिएंट मीडिया फॉर द प्लांट टिश्यू कल्चर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मीडिया के नाम पूछे जाते हैं आपसे, जैसे बैक्टीरिया के लिए अलग होता है, एनिमल के लिए अलग होता है, वैसे प्लांट के लिए क्या है, अलग होते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से मीडिया है। सबसे नंबर पहला है एमएस मीडिया, राइट। अगर आप में से किसी ने भी अगर प्लांट पे काम किया हुआ होगा तो डेफिनेटली सबसे कॉमन सा मीडिया है एमएस मीडिया, और इस मीडिया को यूज़ किया जाता है प्लांट को ग्रो कराने के लिए, चाहे आप उसे अगार मीडिया में यूज कीजिए या फिर आप उसको ऐसे लिक्विड ब्रॉथ मीडिया में यूज कर सकते हैं, राइट। सो एमएस मीडिया का फुल फॉर्म यहाँ पे दे रखा है, मेरासिस एंड स्कॉक मीडिया, जिसका फुल फॉर्म है एम और एस, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इन मीडिया का जो कंपोजिशन है वो क्या क्या है, मतलब जो यूज है वो क्या क्या है, यहाँ पे हम लोग उसको देख सकते हैं। प्लांट ग्रोथ मीडियम यूज्ड इन द लेबोरेटरी फॉर कल्टीवेशन ऑफ अ प्लांट सेल्स कल्चर, ये वाली जो मीडिया है बहुत ही कॉमन सी मीडिया है। सारे वो लेबोरेटरी में आपको एमएस मीडिया के कंपोनेंट मिल जाएंगे जिस लेबोरेटरी में प्लांट पे काम होता है, राइट। तो ये वाली जो मीडिया है वो बेसिकली लेबोरेटरीज में यूज़ की जाती है प्लांट सेल्स को कल्टीवेट करने के लिए या कल्चर करने के लिए, राइट। नेक्स्ट है आपका एलएस मीडिया, लिंसमेयर एंड स्कॉग मीडिया। एलएस मीडिया भी आपका क्या है, एक प्लांट मीडिया है और यूज्ड primarily for developing plant organs, callus culture and cell suspension and micropropagation। ये लाइन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आपको मीडिया का नाम दे करके पूछा जाता है। सपोज अगर आपसे एग्जाम में सवाल बनेगा कि इफ़ यू वांट टू ग्रो कैलस या इफ़ यू वांट टू कल्चर कैलस देन विच काइंड ऑफ मीडिया विल यू यूज़, तो वहाँ पर आपको इस तरीके से ऑप्शंस बनते हैं। और आईसीआर के एग्ज़ाम में आईसीआर का जो एआरएस का नेट होता है, आईसीआर एआरएस का नेट, वहाँ पे ये वाले सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं ये मीडिया से, क्योंकि वो लोग पूरा यही प्लांट पे और एग्रीकल्चर पे उनका काम होता है। तो जब भी आप जैसे जो जो लोग बायोटेक्नोलॉजी से, माइक्रोबायोलॉजी से, बॉटनी, जूलॉजी से सबसे पढ़े रहते हैं एमएससी, वो लोग फॉर्म फिल किसमें करते हैं, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी में, राइट, या फिर एनिमल बायोटेक्नोलॉजी में। तो एग्रीकल्चर वाले अगर आप फिल करते हो ना तो ये सारे सवाल वहाँ पे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। कैलस कल्चर कराने के लिए कौन सा मीडिया यूज़ करेंगे, सेल सस्पेंसर बनाने के लिए कौन सा मीडिया यूज़ करेंगे, माइक्रो प्रोपागेशन करने के लिए कौन सा मीडिया यूज़ करेंगे। तो इस तरह के सवाल आपके बनते हैं। तो दो मीडिया आपने देखा, एलएस मीडिया और एमएस मीडिया। मैं यहाँ पे कंपोजिशंस की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसका कोई मीन नहीं है, कंपोजिशंस कभी आपसे पूछे नहीं जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपसे यूजेस पूछा जाता है कि हाँ कौन से मीडिया का कहाँ पे आप यूजेस कर पाओगे। तो पहला आपने देखा एमएस मीडिया जो कि आपको लेबोरेटरी में यूज़ किया जाता है प्लांट के सेल्स कल्चर कराने के लिए। दूसरा आपने देखा एलएस मीडिया, और ये जो मीडिया होता है वो बेसिकली यूज़ किया जाता है किसके लिए, ऑर्गन्स, प्लांट के ऑर्गन्स को कल्चर कराने के लिए, सेल या कैलस के कल्चर कराने के लिए, या सेल सस्पेंशन या माइक्रो प्रोपागेशन कराने के लिए यूज़ किया जाता है। B5 मीडिया, जिसका फुल फॉर्म दैट इज द गैमरोन मीडिया, और ये जो मीडिया है फॉर इम्प्रूविंग सोयाबीन रूट कैलस फॉर्मेशन, ये सोयाबीन के रूट के कैलस को फॉर्मेशन का इम्प्रूवमेंट करने के लिए स्पेसिफिकली यूज़ किया जाने वाला क्या है, प्लांट का मीडिया है। नेक्स्ट है एन निस्ट मीडियम, राइट, यूजफुल फॉर एंथर कल्चर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्जाम में आपसे सवाल पूछा गया है। ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, और ये सेल कल्चर के लिए, एंथर कल्चर के लिए, या फिर आपका सेल सस्पेंशन के लिए एन निस्ट मीडिया यूज़ किया जाता है एंथर कल्चर करने के लिए। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे टाइप्स ऑफ कल्चर। प्लांट टिश्यू कल्चर में क्या क्या चीज़ें आप पॉसिबली करा सकते हैं उनको यहाँ पे हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो ऑर्गन कल्चर करा सकते हैं जिसमें आपका रूट कल्चर है, एंडोस्पर्म कल्चर है, ओवरी कल्चर है, ओव्यूल कल्चर है, एंथर कल्चर है। एक्स प्लांट कल्चर में एनी पार्ट ऑफ द प्लांट लाइक द पीस ऑफ स्टेम, लीव्स एंड कॉटिलेडन्स, ये करा सकते हैं। कैलस कल्चर का मतलब होता है अनऑर्गेनाइज्ड या अनडिफरेंशिएटेड जो सेल्स होती है
मास ऑफ सेल्स होगा उसको आप क्या बोलते हैं, कैलस कल्चर बोलते हैं। और ऐसे मीडिया में आप ऑक्सीजन को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं ताकि उनका डिफ्रेंसिएशन की प्रोसेस है बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो सके, राइट। तो ये कुछ आपके टाइप्स ऑफ कल्चर हैं प्लांट टिश्यू कल्चर में जिनका कि आप करा सकते हैं, रूट का, एंडोस्पर्म का, ओवरी का, ओव्यूल का, एंथर का। ये सारे जो है आपके पॉसिबल कल्चर है, जैसा ज़रूरत होता है किसी भी प्लांट के किस पार्ट का, उस टाइप को आप उसको ग्रो करा पाते हैं, राइट। सो यहाँ पे हैप्लॉइड कल्चर ब्रॉडर सेंस है, उसमें आप कैटेगराइज करते हैं, ये आपको एग्जैक्टली पॉइंट बताया जा रहा है, ओवरी और ओव्यूल या एंथर। हाँ, बोल सकते हैं कि आप ये हाँ बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, क्योंकि इनका नंबर ऑफ एन होता है तो इसलिए आप इसको प्लांट कल्चर बोल सकते हैं। ओके। सो यहाँ पर आपको दिया गया है, नेक्स्ट आपका है यूजेस, कहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं इन प्लांट टिश्यू कल्चर को। तो प्लांट रीजनरेशन, प्लांट को अगर आपको रीजनरेट कराना है तो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं इस टेक्निक को। प्रिपरेशन ऑफ अ सिंगल सेल सस्पेंशन प्रोटोप्लास्ट। हाँ जी, जो लोग पहले क्लास ले चुके हैं उनको छोड़ दिया जाए तो ये टर्म क्या बताता है, प्रोटोप्लास्ट को डिफाइन आप कैसे करते हैं। मैंने पहले ही बोला था कि जो लोग पहले क्लास ले चुके हैं वो नहीं बोलेंगे, सुनाई नहीं दिया था। मारेंगे ना अभी तो। चलिए खैर कोई नहीं। कई बार टर्म आपसे पूछा जाता है लाइक एस प्रोटोप्लाज्म और प्रोटोप्लास्ट, इसके बाद साइटोप्लाज्म और साइटोप्लास्ट, या फिर साइटोसॉल। ये सारे टर्म्स सबके क्लियर हैं। प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लाज्म क्लियर है। बाकी लोगों को चलिए, मतलब इस पर टाइम देने की जरूरत नहीं है, ये दोनों तो कॉमन हो गया। साइटोसॉल और साइटोप्लाज्म में क्या डिफरेंस है, कौन बताएगा। अच्छा, दूसरों को भी मौका दिया जाना चाहिए अमित। अरे तो मैं किसी का नाम लेके बोलूंगा। आप पहले क्लासेस कर चुके हो डेफिनेटली, ये सारी टर्म्स मैंने पहले पूछे तो आपके और अच्छा लगता है मुझे कि मतलब सारी चीज़ें रिकॉल है तुम्हारे माइंड में, ये बहुत अच्छा लगता है मुझे। लेकिन बाकी जो लोग फर्स्टली इंटरेक्ट हुए हैं उनको भी मौका मिलना चाहिए, उनका भी आंसर आना चाहिए कि हाँ क्या है क्या नहीं। अभी बोलेगा तो मार खाएगा। हमें जब पूछना रहता तो मैं बोल देता हूँ कि हाँ अमित कहाँ है? अमित है नहीं क्या, अमित बताए। ओके एनीवे, अभी यहाँ पे टाइम लॉस नहीं करेंगे। साइटोसॉल और साइटोप्लाज्म में बेसिक जो डिफरेंस है आप लोगों ने यहाँ पे देखा, जैसा कि अमित ने बताया, तो उसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए आप। साइटोसॉल का जो टर्म है ना, आप जनरली प्रोकैरियोटिक सेल्स के लिए यूज़ करते हो। इसके लिए प्रोकैरियोटिक के लिए ये बात अलग है कि हम लोग ऐसे बहुत मिसकॉन्सेप्टली साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म बोलते रहते हैं, बट लेकिन सही तरीके से बैक्टीरियल सेल्स के अंदर का जो प्लास्ट है या जो भी आपका लिक्विड है उसको आप साइटोसॉल के नाम से रिप्रेजेंट करें, ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि आपने देखा है कि जो साइटोस्केलेटन होता है वो हमारे यूकेरियोटिक सेल्स में पाई जाती है, और ये साइटोस्केलेटन प्रॉपर सेल को क्या करती है, शेप देती है। तो जब भी आपके प्रोटोप्लाज्म में जो आपका लिक्विड मटेरियल अगर वहाँ पे कोई साइटोस्केलेटन प्रेजेंट होता है तो उस कंडीशंस में आप उसको क्या बोलते हो, दैट इज द साइटोप्लाज्म बोलते हो। और अगर साइटोसॉल वहाँ पे नहीं है, मतलब कि साइटोस्केलेटन वहाँ पे नहीं है, तो जो हुई चीज़ होगा उसको आप क्या बोलोगे, साइटोसॉल बोलते हैं। तो प्रोकैरियोटिक के सेल्स में आपने देखा है कि वहाँ पे कोई भी आपका साइटोस्केलेटन कंपोनेंट नहीं पाए जाते हैं, साइटोस्केलेटन वाला जो कॉन्सेप्ट है वहाँ पे नहीं आता है। तो आप इसको बोल सकते हो दैट इज व्हाट वी मीन्स साइटोसॉल इज इक्वल टू व्हाट, that is cytoplasm minus साइटोस्केलेटन। ठीक है, चलिए।
यहाँ पे फिगर है, ये फिगर आप देख सकते हैं, ये बेसिकली आपका मतलब एक पट्टी प्लेट्स में रखा हुआ आपका प्लांट टिश्यू कल्चर का पार्ट है, जो कि इतना फ्रेश आपको दिखाई दे रहा है। तो इसको आप यहाँ पे देख के समझ सकते हैं किस तरीके से चीज़ें होती हैं। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा सेल सस्पेंशन कल्चर। सो सेल सस्पेंशन कल्चर का क्या मीन है, क्यों इसको हम यूज़ करते हैं, इसको यहाँ पे शॉर्ट में देख सकते हैं। सिंगल cells from either callus or any other part of the plant and cultured in liquid medium। मतलब कैलस जो कि आपका क्या है, दैट इज अनडिफरेंशिएटेड पार्ट होता है। किसी भी मतलब कैलस से कोई एक सिंगल सेल्स लेकर के या कोई अदर पार्ट से लेकर के प्लांट के, अगर आप उसको लिक्विड मीडियम में क्या करते हैं, कल्चर कराते हैं, तो उसको आप बोलते हैं दैट इज द सेल सस्पेंशन कल्चर। तो मान लीजिए कि आपका ये पूरा प्लांट है इस तरीके से, और यहाँ से आपने क्या किया, कोई पार्ट को पिकअप किया और इसको अपने कल्चर मीडिया में क्या किया, डाल दिया और ग्रो कराना शुरू कर दिए। या फिर आपका जो कैलस है, कैलस से आपने कोई पार्ट लिया और उसको आपने ग्रो कराना शुरू कर दिया। तो ऐसे टाइप के कल्चर को आप सेल सस्पेंशन कल्चर के नाम से जानते हैं। क्या इसका यूजेस है, यहाँ पे देख लीजिए इसको। इंडक्शंस ऑफ अ सोमेटिक एम्ब्रियोज और सूट, मतलब जो सोमेटिक आपके एम्ब्रियोज हैं या फिर आपके जो सूट सेल्स हैं या सूट का जो फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब कि आपका अर्थ के ऊपर वाले जो पोर्शंस होते हैं, उनके लिए आपको सेल सस्पेंशन कल्चर का बनाने क्या होती है, ज़रूरत होती है। ये उसको क्या करता है, प्रमोट करता है। मतलब जब भी आपको ज़रूरत है ऐसा करने की, तो आप इस कल्चर की तरफ जा सकते हैं। दूसरा है इन विट्रो म्यूटाजेनेसिस एंड म्यूटेंट सेलेक्शन। लेबोरेटरी कंडीशंस में म्यूटाजेनेसिस कराने के लिए और म्यूटेशंस के सिलेक्शंस करने के लिए भी सेल सस्पेंशन कल्चर क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन मींस व्हाट, क्या? म्यूटाजेनेस म्यूटाजेनेसिस से वेरिएशंस कॉज होते हैं। तो जैसे साइट स्पेसिफिक म्यूटाजेनेसिस पढ़ा है, साइट स्पेसिफिक या साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस, नहीं पढ़ा है। इसमें क्या करते हैं कि जो भी कोई आपका डीएनए है और आपने डीएनए के किसी एक पार्ट को टारगेट किया है और आप इसको अल्टर करना चाहते हैं, म्यूटाजेनेसिस मतलब कराना चाहते हैं, मतलब कि चेंजेस कराना चाहते हैं। तो ये चेंजेस हम डिजायरेबल करते हैं, हिसाब से करते हैं, टारगेट बना के करते हैं, जो कि इन विट्रो कंडीशंस में किया जाता है। उसी को नाम दिया गया यहाँ पे म्यूटाजेनेसिस। तो म्यूटाजेनेसिस का मतलब चेंज इन डीएनए सीक्वेंसेस और वेरिएशन। ओके, नेक्स्ट है जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब कि जो जीन का इन्फॉर्मेशन है, जो जीन पूल है, उसका भी क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। मतलब एक जगह से दूसरे जगह पे या नेक्स्ट जनरेशन में जाना हो रहा है उन कैरेक्टर्स का, जो कि आपके पेरेंटल डीएनए में, पेरेंटल उसमें ऑर्गेन्स में प्रेजेंट है। नेक्स्ट है प्रोडक्शंस ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से भी सवाल आपके पूछे गए हैं। इससे आपके आपके सिलेबस में भी है, सीजीपीटीएम के सिलेबस में भी दिया हुआ है ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का प्रोडक्शन और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की एनालिसिस दिया हुआ है पढ़ने के लिए। तो पूछा जाता है सवाल कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स अगर आपको ऑब्टेन करना है, तो आप कौन से टाइप के कल्चर को प्रेफर करेंगे या कौन से टाइप का कल्चर आप यूज करेंगे। तो इस पॉइंट को आप मार्क कीजिए, मैंने अंडरलाइन कर दिया है, अब इसको याद रखिए। सेल सस्पेंशन कल्चर यूज किया जाता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को रिकवरी करने के लिए। ऐसे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, कौन बताएगा? हम्म, कोई एग्जांपल बताइए। हम्म, हम्म, वेरी गुड। और अगर हम लोग बैक्टीरिया के टर्म में पूछे तो क्या बताएंगे? कोई एक एग्जांपल बताइए जो कि बैक्टीरिया का सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हो और हम लोग उसको बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करते हो। पेनिसिलिन बैक्टीरिया से बनता है। एंटी एंटीबायोटिक का जो टर्म है वो ठीक है।
एंटीबायोटिक जो है वो बैक्टीरिया का सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होता है और इसको हम लोग बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज कर रहे हैं। ऐसे भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं सोचने के लिए कि आपका जो थिंकिंग कैपेसिटी है वो कहाँ तक जा पा रही है। अच्छा अभी एक अच्छा अभी एक बहुत अच्छी चीज याद आई अभी, जस्ट ये जब मैंने टर्म यूज किया थिंकिंग कैपेसिटी, आप लोगों ने इसका ये लिखते हुए देखा है कहीं पे भी लिखा रहता है द एंड। ये एंड का फुल फॉर्म क्या है? फिर भी, या जैसे ये लिखा रहता है ना ईटीसी, इसका फुल फॉर्म क्या है? चाय भी बनाएंगे आप, फिर आधी बोल रही हैं। बताइए, जल्दी बताइए। आप ईटीसी वर्ड आप कब यूज करते हो? जब भी सपोज कि आपने कोई एग्जांपल दिया, जैसे मान लीजिए अगर आपको देना है कि मोनोसेकेराइड शुगर के एग्जांपल आपने देना है, राइट? आपने यहाँ पे लिखा कि मान लीजिए ये हमारा क्या है, दैट इज ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, माल्टोज, इस तरीके से। फिर आपके दिमाग में नहीं आया, आपने क्या लिख दिया? ईटीसी लिख दिया। लिखता है ना? इसका भी फुल फॉर्म है, जैसे ओके जो वर्ड है ना, इसका भी फुल फॉर्म है। इसका फुल फॉर्म क्या है? लिखिए इसको, एंड ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी। जब आपकी सोचने की क्षमता किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होती है? क्या हो गया? ईटीसी का नहीं, ईटीसी का नहीं। हाँ, उसका उसका बिल्कुल, हाँ, इसका होता है, ये होता है, बट ईटीसी का फुल फॉर्म है एंड ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी। आप किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे, जो कि आपके पास और एग्जांपल हो सकते हैं, लेकिन आप राइट नाउ आप सोच नहीं पा रहे हैं, आपके दिमाग में नहीं आ रहा, तो आप वहाँ पे ईटीसी लगाकर काम अपना चला लेते हैं। और एग्जामिनर भी समझ जाता है कि अच्छा बच्चे के पास 2-3 एग्जांपल तो याद था, लेकिन बाकी नहीं याद है। सो इट्स अ एंड ऑफ अ थिंकिंग कैपेसिटी, ईटीसी। ओके। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बेसिकली वो हैं जो कि खुद उस, अब बाद में। वेरी गुड। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बेसिकली वो होते हैं ऐसे मेटाबॉलिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि उस इंडिविजुअल्स के खुद की यूटिलिटी के लिए या खुद के उसके ग्रोथ के लिए जरूरी नहीं होते हैं, वो उसके लिए एक तरीके का वेस्ट मटेरियल माना जाता है। ऐसे मेटाबोलाइट्स को आप सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के नाम से जानते हैं। जबकि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स वो होते हैं जो कि उसके खुद के ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए क्या होता है, रिक्वायरमेंट होती है। तो प्लांट के लिए भी बहुत। तो अभी मैं अभी अ, अरे भाई, हमेशा वो प्रेडेटर की कंडीशन में नहीं है। एंटीबायोटिक उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं होता है उसके सर्वाइवल करने के लिए। उसको ज़रूरत उसकी वो उसका यूटिलाइज़ तब करता है जब कोई उसका कॉम्पिटिटर आता है या फिर उस पे कोई इन्वाइट करने वाला आएगा। ऐसा नहीं कि हर टाइम पे वो चीज़ें। नहीं, जो डेफिनेशन आपको दिया जाता है, आप उसको क्या बोलते हो कि जैसे जो भी मॉलिक्यूल्स कोई भी सेल्स बना रही है, अगर उस मॉलिक्यूल्स का उसके सर्वाइवल के लिए या उसके ग्रोथ के लिए अगर रिक्वायरमेंट नहीं है, आप उसको सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म कैटेगरी में डालते हो, राइट? तो एंटीबायोटिक उस बैक्टीरिया के लिए या उस फंगस के लिए ग्रोथ का एज ए न्यूट्रिएंट का काम नहीं कर रहा है। वो उसको तब जरूरत पड़ेगी जब ही उसको कोई इन्वाइट करने वाला आएगा स्पीसीज जो कि उसको क्या कर सकता है, जहाँ पे उसको ग्रोथ करने में दिक्कत हो रही होगी, तब वहां पे वो यूज कर सकता है, अदरवाइज यूज नहीं करेगा। तो उसके लिए एसेंशियल नहीं है कि हाँ उसके बगैर वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ग्रोथ का मतलब जैसे हमारे लिए पानी एसेंशियल कंपोनेंट है, राइट? हम उसके बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, ऐसा टाइप का वो चीज नहीं है। तो वो हमारा, अगर उसको अगर हम समझेंगे तो वो हमारे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स में आएगा जिसके बगैर हम सर्वाइव ना कर सकें। बैक्टीरिया। हाँ, बोल सकते हैं।
अच्छा, बैक्टीरिया के लिए बोल रहे हैं। तो मतलब कि प्लांट की बॉडी में पाए जाने वाले सारे मेटाबोलाइट्स क्या एक्स्ट्रा कौन रोल में पाए जाते हैं? नहीं नहीं, अभी आपने ये स्टेटमेंट दिया कि सर अगर प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होता है एंटीबायोटिक, तो वो उसके मेन क्रोमोसोम पे पाया जाता है बजाय कि प्लाज्मिड पे, राइट? इस अच्छा, ये मतलब आप बताना चाह रहे हैं, हमें लगा ये कॉन्सेप्ट देना चाह रहे हैं कि जो भी आपके सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के पार्ट होंगे वो नहीं नहीं, ठीक है फिर, ओके। है। अरे एंटीबायोटिक नहीं बनाएगा, और बाकी जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होंगे तो बनाएगा ही बनाएगा, सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। नहीं 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 नहीं, अमित, अमित ने वो, अरे भाई सुन लिया करो। अमित ने ये नहीं कहा, उसने ये कहा कि अगर प्लाज्मिड को निकाल देंगे तो एंटीबायोटिक नहीं बनाएगा। जो कि मतलब उसका कहना ये है कि प्लाज्मिड की वजह से ही एंटीबायोटिक बन रहा है, और प्लाज्मिड चूंकि बैक्टीरिया के सर्वाइवल के लिए एकदम इसेंशियल नहीं है, दैट इज वाई इसको ये बोलना चाह रहा है कि वो एंटीबायोटिक आपका सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है। और जरूरी नहीं कि सारे से सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट सिर्फ प्लाज्मिड से ही बने, तभी तो मैंने इनसे सवाल पूछा कि प्लांट के केस में फिर क्या है, हमारे केस में फिर क्या है, हमारे केस में तो ऐसा कोई प्लाज्मिड नहीं पाया जा रहा। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आपके मेन क्रोमोसोम से ही बनते हैं और बनेंगे ही, बैक्टीरिया के केस में ही बनता है। लेकिन हाँ, ये चूंकि है कि प्लाज्मिड जो है वो एक्स्ट्रा चीज़ों के लिए मतलब रहता है, तो एंटीबायोटिक वहाँ से बन सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेन क्रोमोसोम से बनता नहीं है और सिर्फ एंटीबायोटिक ही उसका सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है, और भी बहुत सारे कंपोनेंट हैं जो कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में आएंगे, जो कि हो सकता है आपके उसके मेन क्रोमोसोम से बनते हो। प्लांट के केसेस में तो जितने भी आपने जैसे फिनॉल पढ़ रखा है, या पॉलीऑल जिसको आप बोलते हैं, या फिर आपके जो भी रेजिन्स हैं, लेटेक्स हैं, ये सारे जो रबर वगैरह हैं, ये सब के सब कहाँ से बन रही है? ये मेन क्रोमोसोम से बनते हैं। तो ये सब आपके सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में आते हैं। अभी समझ में आ गया? आगे चले। ओके, सब लोग जुड़े हैं। आज की क्लास थोड़ी लेंदी खिंच रही है। एनीवे बट अच्छा है, अभी आप लोग ऐसे सारे क्वेश्चंस को पूछते हुए चलेंगे, डाउट आप लोगों का क्लियर होता चला रहेगा तो बड़ा अच्छा रहेगा। यहाँ पे स्टेप्स है, आप उसको देख सकते हैं कि किस तरीके से कल्चर करने का जो प्रोटोकॉल है यहाँ पे दिया जा रहा है आपको। पहला में पहले वाले बॉक्स में लिखा है दैट इज सिलेक्शन ऑफ अ प्लांट मटेरियल, दूसरे में सरफेस स्टरलाइजेशन, तीसरे में कैलस कल्चर। कैलस को क्या किया गया, इंडक्शन किया गया, ग्रोथ रिलेटर के प्रेजेंस में मेंटेनेंस एंड मैसिव प्रोपागेशन हो रहा है। और इसके बाद यहाँ पर आप इसको देख रहे हैं कि ये आपका क्या है, सस्पेंशन कल्चर है। कैलस कल्चर से लेकर के मतलब कैलस से ही आपने क्या किया, कोई सेल्स लिया और उसको आपने न्यूट्रिएंट मीडिया में डाल दिया है, तो उसको आप क्या बोलोगे, सस्पेंशन कल्चर बोलोगे। और इसी सस्पेंशन कल्चर से आप सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या करते हैं, ऑब्टेंड करते हैं, राइट? तो यहाँ पर आपको दे रखा है डिसइंफेक्शन, मतलब स्टराइजेशन प्रोसेस करने के लिए, और इसके बाद आप उसका जो भी मीडिया होता है उस मीडिया को आप एक सुटेबल कंडीशन में रखते हैं जहाँ पे कि आसानी से उसका पीएच, टेम्परेचर और ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन होता है वो अच्छे से मेंटेन हो सके। अभी एक टर्म हम यहाँ पे यूज़ करना चाह रहे हैं, क्या आप लोगों ने CO2 इनक्यूबेटर के बारे में सुना है? तो बताइए जरा, ये CO2 इनक्यूबेटर का क्या काम है और ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्या वजह है इसको यूज़ करने का? हम अगला पेश कर देता है कि यहाँ पे हमको लिखने के लिए समय रहे। बीओडी, बीओडी, बीओडी इनक्यूबेटर तो हम सब लोगों ने सुना हुआ है, आपको नॉर्मली देखने को मिल जाएगा। ये CO2 इनक्यूबेटर का क्या जरूरत पड़ रही है? हाँ बताइए, क्या बता रही हूँ प्रियंका इनोरबी, क्या? नहीं, यूज कहाँ करते हैं वो हम अलग चीज है।
क्यों यूज करते हैं, मतलब CO2 इंक्यूबेटर की जरूरत क्यों पड़ रही है? BOD इंक्यूबेटर से काम तो जो हमारा हो ही रहा था, तो क्यों, मतलब प्लांट को क्या चाहिए? अरे आप इंक्यूबेटर में क्यों रखते हो? टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। तो मतलब कि इस कल्चर में सिर्फ CO2 रहेगा तो प्लांट सर्वाइव कैसे करेगा? अगर प्लांट को चैम्बर में सिर्फ CO2 है तो प्लांट सर्वाइव कैसे कर रहा है फिर? और कोई बताना चाह रहा CO2 इंक्यूबेटर के बारे में कि ये CO2 इंक्यूबेटर की जरूरत एनिमल टिश्यू कल्चर में या प्लांट टिश्यू कल्चर में क्यों पड़ रही है? खास करके एनिमल टिश्यू कल्चर में ज़्यादा यूज किया जाता है, प्लांट में भी आप यूज करते हो। तो ये CO, जैसे उसमें दिया भी जाता है CO2, एक पूछा भी गया था सवाल, CO2 इंक्यूबेटर में कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज कितना रहता है? कोई बताना चाहेगा? वेरी गुड, 5 to 10%। इतना परसेंट सेचुरेशन आप CO2 इंक्यूबेटर में देते हो कार्बन डाइऑक्साइड का। बताइए दृश्य, वाई देयर इज नीड ऑफ अ CO2 इंक्यूबेटर? क्या क्या क्या? किस किस कौन से सेल्स में? एनिमल सेल्स में CO2 का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है? तो तो भैया मेरे, आप CO2 ही तो दे रहे हो यहाँ पे, यही तो मेरा सवाल है। जब CO2 के बढ़ने से प्रॉब्लम हो रही है तो CO2 आप फिर दे क्यों रहे हो 5 से 10% की मात्रा में? CO2 इंक्यूबेटर में आप CO2 प्रोवाइड कर रहे हैं 5 to 10%, जो कि सेल की नॉर्मल सेल्स की जरूरत कितनी पड़ रही है भैया? 0.04% अप्रॉक्सीमेटली, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। इतने परसेंट में सेल आपका सर्वाइव आसानी से कर जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 से 10% देने की क्या जरूरत पड़ रही है? और हमको तो ये समझ समझ में आप लोग समझा दीजिए, ये CO2 इंक्यूबेटर की जरूरत ही क्यों है, क्यों दे रहे हैं इसको हम? टेम्परेचर कैसे मेंटेन होगा ज्योति, जरा बताइए, और ह्यूमिडिटी कैसे मेंटेन होगा? बताइए ये बताइए। अच्छा, जहाँ पे लाइट नहीं होगी वहां पे भी? ऐसा ऐसा क्यों, ऐसा क्यों अमित? नहीं, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपके एटमॉस्फेयर में दोनों गैसेस हैं, ऑक्सीजन भी है, CO2 भी है, आप ऑक्सीजन को ठंडा गैस बोलते हो और CO2 को गर्म गैस बोलते हो, ऐसा क्यों भैया? अरे आप ये बोलते हो ना कि सर CO2 कंसंट्रेशन बढ़ने से आपका ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ रहा है। क्यों भैया, ऑक्सीजन के बढ़ने से क्यों नहीं बढ़ जा रहा? ऑक्सीजन क्या अपने साथ सिलेंडर लेके चल रहा है ठंडे वाला?
अच्छा, अभी करता होगा, मतलब अभी तक क्लियर नहीं है CSIR क्वालिफाइड। फंसने का डर आपको बोलने से बचा रहा है। चलिए, इन्होंने आंसर बताया कि पीएच के मेंटेनेंस करने के लिए क्या है, ये जरूरी है। चलो भैया, एक अलग अलग से टर्म आ गया कि CO2 जहाँ पे ज़्यादा होगा वहाँ पे भैया कंडीशंस क्या होगा, एसिडिक हो जाएगा। चलो भाई, और कोई और कुछ आना है किसी का? बड़ा जबरदस्त, बड़ा बढ़िया सवाल अभी मिल गया है, और इस पे अच्छे अच्छे सब लोगों के विचार आ रहे हैं। अच्छा, एसिडिक होगा इसका मतलब कि हमेशा पीएच वैल्यू जो होगी वो कम होती जाएगी। और इन्होंने बोला कि पीएच को मेंटेन करने की बात हो रही है, तो पीएच मेंटेन का मतलब। हम्म, आप दोनों लोगों की बातें एक दूसरे को अपोज कर रही हैं। दृश्या का कहना है कि CO2 इंक्यूबेटर में CO2 का काम है पीएच को मेंटेन करना। मेंटेन करने का मतलब होता है, अगर सपोज आपने कल्चर मीडिया, मोस्ट प्रोबेबली हमेशा मीडिया में 7 पीएच रखा जाता है फॉर एग्जांपल, क्योंकि ये फिजियोलॉजिकल पीएच माना जाता है। 6.8 से लेकर के 7.2 इज द फिजियोलॉजिकल पीएच। दैट इज वाई हम मैक्सिमम टाइम पे जो मीडिया होता है, ये बहुत बारी सवाल पूछा जाता है कि आप कल्चर मीडिया का हमेशा PS7 क्यों रखते हो, PS7 तो न्यूट्रल है, और न्यूट्रल पे तो कुछ काम नहीं होता, तो फिर आप PS7 क्यों रखते हो? आप उसके लिए आंसर देते हैं कि फिजियोलॉजिकल जो पीएच वैल्यू होती है वो 6.8 से लेकर के 7.2 रिपोर्ट की गई है। मतलब इस वाले पीएच पे आपकी बॉडी में मैक्सिमम जो आपके सेल्स में होने वाले एंजाइम्स हैं, वो सब क्या करते हैं, रेंज में काम करते हैं, कुछ को छोड़ करके। दैट इज़ वाई आप किसी भी बैक्टीरिया को, किसी भी प्लांट को, या किसी भी एनिमल सेल्स को जब ग्रो कराने के लिए मीडिया बनाते हो, तो उस मीडिया का जो पीएच है अप्रॉक्सीमेटली हमेशा नियर बाई 7 रखा जाता है। 6.8 7.2 के रेंज में ही रखा जाता है, राइट। तो इन्होंने बोला कि पीएच को मेंटेन करता है। मेंटेन करने का मतलब कि एक रेंज को फिक्स करेगा। मान लीजिए अगर पीएच हमारा 7 है, तो ये पीएच 7 तक ही इसको रखेगा, ना तो इसको बढ़ने देगा ना तो इसको घटने देगा। यही होगा ना मेंटेन का मतलब, दृश्य। नहीं, वाटर को छोड़ दीजिए अभी। और यहाँ पर आप बोल रही हैं कि CO2 की वजह से एसिडिटी होती है, तो अगर एसिडिटी हो रही है तो CO2। चलिए, टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो हम लोग थोड़ा इसको शॉर्ट में समझ करके फिर आगे निकलते हैं। ठीक है, CO2 इनक्यूबेटर में CO2 का जो यूटिलिटी है वो क्यों है, पहले इसको ध्यान से समझिए। नॉर्मल कंडीशंस में आपको बताया जाता है कि आपकी बॉडी में, मतलब किसी भी सेल्स को ग्रो करने के लिए तीन चीज़ों का रिक्वायरमेंट होती है। नंबर पहला, दैट इज द टेम्परेचर। नंबर दूसरा उसका पीएच वैल्यू। नंबर तीसरा उसमें न्यूट्रिएंट का कंसंट्रेशन, जो भी न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल दिए गए हैं। अगर ये तीनों चीज़ ऑप्टिमाइज हैं, तो आप किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करा सकते हैं, राइट। CO2 इनक्यूबेटर में CO2 का जो परसेंटेज है वो 5 से लेकर के 10% के बीच में क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। ओके, ऐसा किस लिए है, इसको आप ध्यान से समझिए। CO2 का और वाटर का जब आपस में रिएक्शन होता है तो क्या बनाते हैं ये? वेरी गुड। और क्या बना सकते हैं? या H2CO3। और ये दोनों क्या है, अपने बफर सिस्टम होते हैं। क्या होते हैं? बफर सिस्टम। बाइकार्बोनेट आयन और कार्बोनिक एसिड। आपने पढ़ा भी होगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एक एंजाइम होता है जो कि हमारी बॉडी में पाया जाता है,
और वही आपके CO2 और H2O को कन्वर्ट किसमें करता है, इसमें करता है। सबसे बेस्ट बफर माना जाता है आपके ब्लड का। पढ़ा है आप लोगों ने फिजियोलॉजी। तो ये जो बाइकार्बोनेट और कार्बोनिक एसिड बनता है ना, इसको बनने के लिए इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है, और तब ये रहेगा तभी ये बन पाएगा। चूँकि मीडिया में जो भी आपने दिया हुआ है वहाँ पे वाटर बन मॉलिक्यूल है, और प्लांट की बॉडी में होने वाले जो प्रोसेस होते हैं उस प्रोसेस से भी बाई प्रोडक्ट के रूप में वाटर निकलता है, राइट। चूँकि प्लांट अभी फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा है, दैट इज़ वाई वहाँ पे आप इसको नहीं बोल पाएंगे कि हाँ ये इस तरीके से काम करेगा। जो प्लांट खुद से अपना CO2 निकाल रहा है उतना परसेंटेज में नहीं है। अगर ये CO2 का परसेंटेज ड्रॉप डाउन हो जाएगा तो ये बाइकार्बोनेट और कार्बोनिक एसिड का जो फॉर्मेशन है वो नहीं हो पाएगा उतना लेवल पे। और अगर ये नहीं हुआ, ये दोनों मिलाकर क्या बनते हैं, बफर बनते हैं। क्या बनते हैं, बफर बनते हैं। और बफर का बनना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो आपने न्यूट्रिएंट मीडिया का पीएच मेंटेन किया था दैट इज 7, वो 7 ही रहे। दैट इज़ वाई देयर इज़ अ नीड ऑफ अ बफर सिस्टम। और अगर ये CO2 सप्लाई नहीं किया जाएगा 5 to 10% में, तो ये नहीं बनेगा। और ये अगर नहीं बनेगा तो बफर का काम नहीं करेगा, और बफर काम नहीं करेगा तो पीएच ड्रॉप डाउन हो जाएगा या बढ़ जाएगा। तो जो भी घटेगा या बढ़ेगा उससे प्लांट का जो भी आप कल्चर लगाए हुए हैं टिश्यू का, उसके कल्चर के ग्रोथ पे क्या होगी, हैम्परनेस आएगी। सो दैट इज वाई देयर इज अ नीड ऑफ CO2 इन एक्स्ट्रा परसेंटेज। नॉर्मल कंडीशंस में सर्वाइव करने के लिए 0.04% CO2 मॉलिक्यूल की जरूरत, CO2 की जरूरत पड़ती है। लेकिन CO2 इंक्यूबेटर जो है वो एक बेस्ट कंडीशन माना जाता है प्लांट के ग्रो कराने, टिश्यू को ग्रो कराने के लिए, एनिमल या प्लांट टिश्यू को। और वहाँ पे आप CO2 का जो सेचुरेशन परसेंटेज है वो 5 to 10% देते हैं। और ये CO2 और H2O मिल करके क्या बनाता है, आपका बाइकार्बोनेट और कार्बोनिक एसिड, जो कि दोनों कंपोनेंट है बफर के। और ये बफर ही पीएच को क्या करता है, मेंटेन करता है। सो अगर MCQ क्वेश्चन हुआ तो आप दृश्य का आंसर सही था। उन्होंने बताया कि टू मेंटेन द पीएच दैट इज व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ CO2 इंक्यूबेटर, बट व्हाई देयर इज नो सेटिस्फैक्टरी आंसर। सो इसको थोड़ा सा समझ लीजिए आप लोग कि क्यों जरूरत है। अभी समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ें। और अब आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो अब कल बाकी जो क्लासेस होंगी वो कल करेंगे कंटिन्यू। 11:30 बज रहा है, ठीक है। वैसे आज की क्लास काफ़ी मतलब स्कोरिंग तो कम रही, टॉपिक कवर कम हुए, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकता है कि आप लोगों के अभी रेक्टिफाई हो गए होंगे, और आप लोगों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस भी मिली होंगी। जैसा जैसा आपका सवाल आता गया वैसे वैसे डिस्कस बढ़ते चले गए। सो कोई दिक्कत नहीं है। ये जो टॉपिक आज कम कवर हुआ है ये नेक्स्ट क्लास में उसको मैनेज किया जाएगा। लेकिन ये जो इंटरेक्टिव सेशन रहा है उसको आप लोग फ्रूटफुल बनाइएगा, ऐसे नहीं कि इसको ऐसे छोड़ दीजिए। इसको जो भी क्वेश्चंस आपने डिस्कस किया है अगर आपको याद नहीं रह पाता तब उसको लिख लीजिए, और उन सारे फैक्ट पॉइंट को कहीं पे अच्छे तरीके से शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। ठीक है, कि CO2 इनक्यूबेटर का जरूरत क्यों है, उसमें CO2 का परसेंटेज कितना रहता है, राइट। डिफ्रेंसिएशन का और स्टेम सेल्स पे जितना लंबा चौड़ा डिस्कशन हुआ उसको भी अच्छे से आप कहीं पे नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है।